फाइनल ट्रेड में नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, फार्मा शेयर पर है दबाव इस समय, और साथ ही कुछ और संकेत भी हैं बाजार के जो गिरावट दिखा रहे हैं। तो एक बार आपसे बाजार पर राय लेंगे सर। उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या हैं ये बता दीजिए। जी बिल्कुल, और अब बाजार की बड़ी बातों में यही कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव का माहौल है। 15,900 की तरफ बढ़ा था निफ्टी सुबह के सत्र में मजबूत शुरुआत के बाद, और वहां से मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी है और 15,700 तक भी आया है नीचे की तरफ। तो ये आपके लिए रेंज रही है आज के लिए। नीचे का 15,700 का लेवल, तो ऊपर में 15,880 का लेवल। पौने 200 अंकों की रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया है। हालांकि बैंक निफ्टी में उतार चढ़ाव थोड़ा सा कम रहा है, 35,200 ऊपर की तरफ और 34,700 नीचे की तरफ। 500 पॉइंट के आसपास की रेंज यहाँ पर भी रही, लेकिन कमजोरी थोड़ी कंपेरेटिवली आप कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में कम है। एक्सिस बैंक 3% नीचे, नतीजों के बाद सबसे ज्यादा यही गिरने में आगे है बैंकिंग शेयरों में। मेटल को छोड़कर सभी सेक्टर लाल निशान में आज आपको नजर आएंगे। निफ्टी में आज का टॉप गेनर है हिंडाल्को। तो जो खरीदारी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल शेयरों में होती हुई दिख रही है। फार्मा इंडेक्स 3.5% कमजोर है। डॉक्टर रेड्डीज के नेतृत्व में सारे फार्मा शेयर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। रिजल्ट्स के बाद तेज मार पड़ी है। डॉक्टर रेड्डीज 10% लुढ़कता हुआ। इंडिया विक्स तेजी से बढ़कर 7% ऊपर आता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छे संकेत नहीं दे रहा। वोलेटिलिटी बढ़ने के और कमजोरी आने के संकेत विक्स से आते हुए दिख रहे हैं, इंडिया विक्स इंडेक्स से। और ये संकेत आते दिख रहे हैं पूरी तरह से अमेरिका से। कल हम अमेरिका के बाजारों की 150 पॉइंट की कमजोरी को पचा गए, लेकिन आज फिर से डाउ फ्यूचर जो 200 पॉइंट नीचे है और जो हांगकांग में तेज मार पड़ती हुई दिख रही है, एशियाई बाजारों में जो तेज गिरावट आई है वो थोड़ा सा आपको कंफर्ट कम दे रही है, इनफैक्ट परेशान करने वाली है। एक बार एशियाई बाजार भी आपके सामने ले आए, देख लीजिए हांगकांग के बाजारों में बहुत ही तेज गिरावट, भले ही वो उनके अपने कारणों की वजह से होती दिखे चीन और हांगकांग के बाजार, लेकिन गिरावट तो है ही वहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, निक्के भले 0.5% मजबूत हो, लेकिन शंघाई 2.5% नीचे और हांगकांग 1100 पॉइंट नीचे, 4% से ज़्यादा नुकसान में बंद होता हुआ दिख रहा है। तो ये है पूरा का पूरा एक्शन जो ग्लोबल मार्केट से आता हुआ दिख रहा है। लेकिन हमें परेशान करने वाली सबसे बड़ी बात जो है वो है अमेरिका के फ्यूचर्स 2% नीचे होते हुए दिख रहे हैं दीप। तो यहाँ से पूरा एक्शन है जी। बिल्कुल सर, तो वहीं से दबाव आ रहा है। बल्कि हांगकांग के बाजार सर, जो 2021 की जितनी भी बढ़त थी वो पूरी गवा कर अब इस साल के लिए नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं हांगकांग के बाजार। जो आईटी शेयर्स पर वहां पर दबाव है उसका लगातार असर पड़ रहा है। और थोड़ी देर में सर इसके लिए और भी डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे। बट भारतीय बाजार का मूड माहौल समझाइए सर, क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी थोड़े कमजोर दिख रहे थे, पर अब जिस तरह से फार्मा शेयर्स भी अब सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, कैसे देखें इसका असर? और स्पेशली निफ्टी जो अब 15,750 के नीचे आते हुए दिख रहा है सर। देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे क्या बाजारों में बिकवाली अनएक्सपेक्टेड है, तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्या बाजारों में बिकवाली की स्पीड और तेजी जिस स्पीड से गिरे हैं वो अनएक्सपेक्टेड है, मेरा जवाब होगा हाँ। क्या बाजार में कुछ न कुछ कमजोरी होगी, कुछ स्टॉक, कुछ सेक्टर्स लीड करेंगे, ये करेक्शन हो सकता है, जवाब है हाँ। लेकिन क्या बाजार में फार्मा शेयर गिरेंगे और इतनी तेजी से गिरेंगे, इसका जवाब था ना। तो पॉइंट क्या है कि सबको पता है 15,900 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वहां पर बिकवाली भी करनी है, शॉर्ट भी बनाने हैं। ये बात हम सुबह भी कह रहे थे, कल भी कह रहे थे। कल जब खराब था बाजार तो हमने कह रहे थे कि नीचे में आपको खरीदना है, मजबूत है तो ऊपर में बेचना है। रेंज बाउंड ट्रेड है, रेंज बाउंड ट्रेड में आपको कभी भी इस तरह के मौके मिलेंगे नीचे आने के। अब वो मौके मिलने की वजह कोई हांगकांग का बाजार होगा या डाउ फ्यूचर्स होंगे, वही अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। वो मौके तुरंत मिल जाएंगे और बहुत तेजी से मिलेंगे या रुक रुक कर आएंगे, वही अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। प्रॉब्लम इस बात की नहीं कि क्यों हम 15,900 के पास से 15,700 पर आ गए, प्रॉब्लम इस बात की कि स्पीड से आए। प्रॉब्लम दूसरी इस बात की नहीं कि हम क्यों गिरे, क्योंकि आमतौर पर गिरने में आपको लगता है कि बैंक गिरेंगे, एनबीएफसी गिरेगी, आपको लगता है कि मेटल्स गिरेंगे, लेकिन इस बार फॉर अ चेंज ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के बावजूद मेटल सबसे स्ट्रांग है और गिरने में फार्मा, जिसको आप सबसे ज्यादा सेफ मानते हैं। जहां आपको ये लगता है कि ये नहीं होगा, अगर वो हो जाए तो आपको लगता है कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया। सो इसलिए अगर आप फार्मा में लॉन्ग हैं, मेटल में लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है, तो आपके लिए डबल मार पड़ने वाली चीज है। तो मेरे ख्याल से जो परेशानी है ट्रेडर्स के लिए वो ये है, एक तो स्पीड, दूसरा स्टॉक्स जो गिर रहे हैं। तो आई थिंक ये दोनों कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से लोग थोड़े से परेशान हैं। बट वही वाली बात है, ट्रेडिंग के ऊपरी सिरे पर हमेशा आपको मजबूती नजर आएगी, ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर हमेशा आपको बहुत खराब दिखेंगे। अब चूंकि हम निचले सिरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो नीचे के लेवल पर हम खरीदारी के मौके देखेंगे, वो भले आज ना हो, कल हो। आज का अमेरिका का सेशन हो जाने दें,
कब खरीदना है, किन लेवल्स पे खरीदना है, वही डिसाइड करना है। तो चिंता न करें, लोअर एंड पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा, उसी तरह से जैसे ऊपरी एंड पर आपको बिकवाली आती हुई दिखेगी। तो रेंज बाउंड मार्केट है और इस रेंज बाउंड मार्केट में आपको उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा, और तैयार रहने का एकमात्र तरीका ये है, या तो आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस अपना रखें, कॉन्ट्रा खोल लें, या फिर आप हल्के रहे, थोड़ी सी पोजीशन अपनी दिन के लिहाज से या ओवरनाइट कम रखें। खरीदारी की रेंज में बाजार आता दिख रहा है 15,675, 15,725, ये वो रेंज है जहां पर आमतौर पर बाजार सपोर्ट लेता है, और इस बार भी पूरी संभावना है कि सपोर्ट ले, इसलिए आप 15,700 के आसपास और इसके नीचे शॉर्ट करने का मन कम बनाएं, खरीदारी का मन ज्यादा बनाएं, लेकिन जो भी करें स्टॉप लॉस के साथ करें। तो मेरे ख्याल से 15,900 से एक अच्छा करेक्शन 200-250 पॉइंट का अगर हो जाता है, आप 15,625, 15,650 इस रेंज में आते हैं, 15,700 के आसपास आते हैं, तो वहां से फिर से धीरे धीरे आपकी खरीदारी के मौके बनेंगे। भले आज ना खरीदें, कल सुबह खरीद लें। आज का अमेरिका का सेशन देखकर चूंकि 200 पॉइंट डाउन नीचे, लेकिन ऐसे कोई बहुत चिंता करने की, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तक बाजार रेंज में ही है, और जब तक रेंज में है तब तक बहुत डरने की जरूरत नहीं, सावधान जरूर रहना है। जी दीप। बिल्कुल सर, और हम देख ही रहे हैं लगातार ये 15,950 के ऊपर के करीब सेलिंग आती है और फिर 15,700 के करीब सपोर्ट भी आता है। तो ऊपर से सेलिंग आई है, अब देखते हैं सपोर्ट्स पर बाजार टिकते हैं कि नहीं। आइए फिर एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर में सर से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी भी लेंगे, पर उससे पहले आज के खबरों वाले शेयर्स और आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम इवेंट्स दोनों की जानकारी ले लेते हैं मानसी और वरुण के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। निफ्टी स्पेस में इंडसइंड बैंक, वायदा बाजार में ग्रैन्यूल्स इंडिया, इंटरग्लोब एविएशन, टोरेंट फार्मा के नंबर्स पर फोकस है। इसके अलावा केपीआर मिल नतीजों के साथ कंपनी शेयर विभाजन को लेकर भी विचार करने जा रही है, तो इस बोर्ड मीट पर भी नजर रहेगी। यूएस एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक जो आज से शुरू होगी, उस पर हमारा फोकस है। कल बुधवार के दिन निफ्टी स्पेस में मारुति सुजुकी और नेस्ले के नतीजे आते दिखेंगे। वायदा बाजार में एमजीएल, यूनाइटेड ब्रूवरीज, कोफोर्ज, फाइजर, एसआरएफ जैसी कंपनियों के नंबर्स आएंगे। वहीं रोलेक्स रोल्ड रिंग्स कल यानी कि 28 जुलाई से 30 जुलाई के बीच कंपनी का आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। प्राइस बैंड 880 से 900 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। रिटेल के लिए कल हुडको का ओएफएस खुलने जा रहा है, फ्लोर प्राइस जिसका 45 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। महिंद्रा लाइफ नतीजों के साथ बोनस शेयर इशू करने पर कंपनी का बोर्ड कल विचार करेगा। साथ ही यूएस फेड का ब्याज दरों पर फैसला भी आता हुआ कल दिखेगा। 2 दिवसीय बैठक कल खत्म होगी और फैसला हमारे सामने होगा। कैडिला, ग्रैन्यूल्स इंडिया, एलएनटी जैसे शेयर्स कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे और गुरुवार के दिन निफ्टी स्पेस में टेक महिंद्रा बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे पेश करेंगे। वायदा बाजार में कोलगेट, कॉनकॉर, दीपक नाइट्राइट, इंडस टावर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, टीवीएस मोटर, पीवीआर रेमंड, लंबी लिस्ट है वायदा बाजार के नतीजों की, जो कि आती हुई दिखेगी। जुलाई सीरीज की एक्सपायरी गुरुवार के दिन होती हुई हम देखेंगे, यानी कि 29 जुलाई के दिन। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज आईपीओ बंद होगा इस दिन। प्राइस बैंड 695 से 720 पर शेयर है। तत्व चिंतन फार्मा की लिस्टिंग गुरुवार को होने जा रही है। महिंद्रा हॉलिडेज बोनस इशू पर एक बोर्ड बैठक करेंगे। मेटल शेयर्स फोकस में रहेंगे क्योंकि चीन अपने रिजर्व से अतिरिक्त 30,000 टन कॉपर, 90,000 टन एल्यूमिनियम और 50,000 टन जिंक बेचने जा रहा है। 29 जुलाई के दिन इस ट्रिगर पर भी नजर रखनी होगी। और पावर ग्रिड 1:3 बोनस इशू की एक्स डेट होगी। साथ ही अमारा राजा, बंधन बैंक, डाबर, आईसीआईसीआई बैंक, ये तमाम शेयर्स गुरुवार को एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। तो एक्शन पैक्ट हफ्ता है हमारे सामने और स्पेशली नतीजों की है लंबी लिस्ट, जहां पर आपको रखनी है नजर। कुछ नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं और साथ ही कुछ खबरें भी आ चुकी हैं आज मार्केट्स खुलने के बाद। आइए इन पर डालते हैं नजर वरुण के साथ। वरुण, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले हमने जो आपको सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दी नोसेल के बारे में कि चीन, कोरिया, यूएस से आने वाले रबर केमिकल PX13 पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो संभव है। DGTR ने ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोसेल ने इसकी शिकायत की थी, तो इसके बाद नोसेल के स्टॉक में अच्छे खासा उछाल देखने मिला है। ABB इंडिया मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन कारोबार ये कंपनी बेचने वाली है। RBC बेयरिंग को $290 करोड़ में ये कारोबार बेचेंगी। SJVN न्यूज वायर्स के हवाले से खबर आई है कि इस वित्तीय वर्ष सरकार 10% हिस्सा जो इस कंपनी में बेच सकती है। टाटा कम्युनिकेशन भारत में इसने फाइनेंशियल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है एक वो लॉन्च किया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक IBBIC में 5.55% हिस्सा जो है इस बैंक ने खरीदा है। आयनर्स लीजर की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया है कि अमेजोन के साथ इनकी हिस्सा बेचने पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। और ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि चीन ने स्टील एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी जो है
वो लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा नतीजे कुछ आए, डॉक्टर रेड्डीज नतीजों के बाद गिरावट आई है, मुनाफा 571 करोड़, मार्जिन 26% से गिर के 20.7 करोड़। कैनरा बैंक मुनाफा 410 करोड़ से बढ़ के 1180 करोड़, ग्रॉस एनपीएल जो है 8.93% से घट के 8.5% पे आए हैं। रैमको सीमेंट मुनाफा 110 करोड़ से बढ़ के 169 करोड़ पे आया है, मार्जिन 24.8% से बढ़ के 29.6%। शारदा क्रॉपकेम कंसोलिडेटेड मुनाफा 28 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़, वहीं कंपनी के जो मार्जिन है 15.7% से बढ़ के 18.4%। टीटीके प्रेस्टीज मुनाफा 3 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ पे आया है। ग्रीन लैंप इंडस्ट्रीज घाटे से मुनाफे में आई है, 8 करोड़ के घाटे के मुकाबले 17 करोड़ का मुनाफा। लक्स इंडस्ट्रीज कंपनी का मुनाफा जो है 37 करोड़ से बढ़ के 64 करोड़ पे आया है। जीएम बेवरेज मुनाफा 2 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़, और सबसे आखिरी में यूको बैंक मुनाफा 22 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ पे आया है। ग्रॉस एनपीएस 9.59% से घटकर 9.37% पे आए। तो ये है वो सारे स्टॉक्स जहां पर खबरों के दम पर या फिर आज नतीजों के दम पर आपको दिख रहा है एक्शन, कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर नतीजे हैं। आइए बढ़ते आगे और वक्त है क्लोजिंग शो के पहले बिगुल का। हमेशा की तरफ वागले साहब है तैयार अपनी जिम्मेदारी के साथ। पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। नमस्कार। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं उसके पहले आपको एक सवाल है मेरा कि आपका बैंक निफ्टी में क्या व्यू है? जी, बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है वागले साहब, नीचे में 34,400 34,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऐसा लग नहीं रहा कि अभी वो टूटेगा। ऊपर में 32,200 32,400 स्ट्रॉन्ग रुकावट का लेवल है, वो भी नहीं टूटेगा। 35,000 डेटा जो दिख रहा है वो 35,000 के आसपास बड़ी ताकत आजमाइश, रस्साकशी, कुश्ती वाला लेवल है। सो रेंज बाउंड ही दिख रहा है। अभी तक तो कोई किसी एक तरफ बड़ा ब्रेकडाउन हो इसके संकेत नहीं दिख रहे हैं। बड़ी तेजी का तो व्यू नहीं है ना? ना ना ना, वो भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ना बड़ी तेजी का है ना, तेजी करनी भी है तो निफ्टी में करनी है पहले, बैंक निफ्टी के बजाय। बैंक निफ्टी से वीक है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ, एक्सिस बैंक का आपने जिक्र किया, रिजल्ट चला है। रिजल्ट के बाद उसमें जो अनवाइंडिंग हुआ है 740 का मल्टीपल बॉटम इसने आज ब्रेक किया है, और रिजल्ट के बाद जब मूव एक आध पैटर्न की शुरुआत होती है, पैटर्न डेवलप होता है, तो वो एक दिन में नहीं रुकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि 740 जो स्पीड से तोड़ा है आज और कल, या मे बी 3 दिन तक ये मूव कंटिन्यू होगी। मेरे को 705 का टारगेट दिखता है, कम से कम 3, 3.5, 4% की डाउन साइड है। 741 का स्टॉप लॉस होगा, अभी 731, 32 है, यहाँ से लेकर 735 तक बेचे, 741 का स्टॉप लॉस, और 705 का टारगेट अगर आप मे बी 1 से 2 दिन का व्यू लेते हो, शायद 680 भी ये जा सकता है। ओके, तो 700 के लेवल्स भी तोड़ सकता है ये काउंटर। फिलहाल 705 का टारगेट है, पोजिशनल बेसिस पर 680 के लेवल्स भी आ सकते हैं। एक्सिस बैंक इस समय वीकनेस दिखाता हुआ यहां पर आपको रखनी है नजर। एक नजर डॉक्टर रेड्डीज पर भी रखनी है। और वागले साहब, आज सुबह हमारी बात भी हो रही थी, तो आपसे एक बार डॉक्टर रेड्डीज पर भी अपडेट ले लेता हूं। फाइनली रेंज को तोड़ा है, पर डाउन साइड पर तोड़ा, और 11% की गिरावट आई है। वागले साहब, क्या और डाउन साइड दिखता है? क्योंकि जिस तरह से बिकवाली हुई है, क्या और प्रेशर आ सकता है? ये 4800 पर सपोर्ट लेगा? दीपांशु, मेरा मानना था कि ये 5200 ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन जो स्पीड से 5200 ब्रेक किया है, अभी और नीचे भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर बेच नहीं सकते, क्योंकि बाउंस बैक में आप ट्रैप हो सकते हो। तो मेरी बेचने की तो बिल्कुल भी सलाह नहीं होगी। लेकिन मैं फ्रैंकली स्पीकिंग 5200 ब्रेक करने का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने कहा था 5200, 5500 ये मेरी रेंज है, और जो रेंज ब्रेक डाउन रादर आज हुआ है, वो मेरे लिए तो सरप्राइजिंग है। बिल्कुल, तो एक बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है, और अब तो 4800 के लेवल के भी नीचे आपको डॉक्टर रेड्डीज जाते हुए दिख रहा है। तो काफी तेज गिरावट फार्मा नेम्स में आती हुई दिख रही है, और साथ ही रुपए पर भी आप प्रेशर दिख रहे हैं। अब जिस तरह से बाजार का मूड माहौल थोड़ा बिगड़ते हुए दिख रहा है, दिन के निचले स्तर पर रुपये और वापस 7450 के लेवल पर आते हुए दिख रहा है। हमने देखा था 7477 7480 तक आया था रुपया, वहां से एक अच्छी रिकवरी हुई थी, बट अब वापस आप यहाँ पर गिरावट आ रहे हैं। फेड की भी बैठक है, तो उसकी वजह से डॉलर पर थोड़ी स्ट्रेंथ वापस लौटती हुई दिख रही है। एक और फार्मा शेयर जिसमें भारी गिरावट है, उस पर बंसल जी की राय लेते हैं। बंसल जी, ग्लेनमार्क पर क्या करना चाहिए? 600 का लेवल तोड़ा है, ग्लेनमार्क लाइफ का आईपीओ खुला है और अच्छा रिस्पांस मिला है पहले दिन आईपीओ को अब तक एटलीस्ट, बट ग्लेनमार्क में गिरावट आ रही है। क्या राय है सर इस चार्ट पर?
देखिए दीपांशु, रेगुलरली अपडेट दिया था कि 649 के लेवल्स तोड़ेंगे तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, और यही हुआ कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ के चलते लोगों ने ग्लेनमार्क को खरीदा और यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है दीपांशु। तो ऊपर में बेकवाली की राय थी और अब तो यहाँ पर अच्छा खासा सेल ऑफ आ चुका है, तो इन स्तरों पे तो बेचने की राय नहीं है। कोई पुल बैक आया है 610 612 का, तब इसको रिव्यू करेंगे बेचने के लिए। एज ऑफ नाउ जिन्होंने बेचा हुआ है सेल पोजीशंस को होल्ड करें। ओके तो अगर बेचा हुआ है तो सेल पोजीशंस को होल्ड करें, फ्रेश शॉट ना करें। पर डेज लो पर है ग्लेनमार्क, डेज लो पर है रेड्डीज, ऑरोबिंदो, ग्रैन्यूल्स, डिवीज, लुपिन। किसी भी फार्मा शेयर पर देखिए आपको आज दबाव ही दिखेगा। कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों के बाद, और जो बाकी फार्मा कंपनीज पर भी हावी हो रहे हैं। इस बीच डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, और साल दर साल तो ऑफकोर्स शानदार प्रदर्शन रहा है। कुणाल जी आप जरा चार्ट पुल अप करिए। 2 करोड़ के सामने मुनाफा बढ़कर लगभग 18 करोड़ का, 1.5 करोड़ के सामने मुनाफा बढ़कर 18 करोड़ का आया है। तो वहां से तो आप बढ़िया परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं, और वो कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि पिछले साल इस तिमाही में तो हमने देखा ही था कि लॉकडाउन का एक भारी असर सभी कंपनीज पर आते हुए दिखा था। पर इसके साथ ही अगर आप डिक्सन के नतीजों पर और नजर डालेंगे तो आय में भी आप देखेंगे कि बढ़त आपको अच्छी आती हुई दिखी है। लगभग 3.5 गुना आय इनकी बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे में आपने शानदार बढ़त आती हुई दिखी है। तो ऑन एन ओवरऑल बेसिस ऑफ कोर्स साल दर साल अगर आप देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नतीजे दमदार आते हुए आपको दिख रहे हैं। पर तिमाही दर तिमाही के आधार पर देखेंगे तो थोड़ी आय में भी आपने गिरावट आती हुई देखी है, और मुनाफे में काफी भारी गिरावट आती हुई देखी है। तो साल दर साल कम बेस के चलते आपने देखा है कि लगभग 3.5 गुना आय बढ़कर आई है। मुनाफा तो ऑफकोर्स 1.5 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ का आया है। बट तिमाही दर तिमाही के आधार पर प्रेशर जरूर है। 44 करोड़ के मुनाफे के सामने 18 करोड़ का मुनाफा है, और 1840 करोड़ की आय के सामने आप देख रहे हैं 1530 करोड़ की आय आती हुई दिख रही है। आइए एक राय लेते हैं कुणाल जी से इस चार्ट पर। कुणाल जी क्या राय देंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज? देखिए एक सुपर परफॉर्मिंग स्टॉक है ये दीपांशु, लगातार आउट परफॉर्म करता रहा है। पिछले कुछ सप्ताह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल साफ है। एक स्टॉप लॉस रख लें 4400 पर, 4400 पर। 4400 के नीचे गया तो अगर आपके पास पोजीशन है तो एग्जिट कर लेना चाहिए, और 4650 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तब इसमें नई खरीदारी करें। तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। अगर आपकी पहले के खरीद है, नई खरीदारी की राय नहीं है, 4650 के ऊपर नई खरीदारी करें। 4400 के नीचे जो भी आपके पास लॉन्ग पोजीशन है एग्जिट करें। ओके तो 4400 का है सपोर्ट इस काउंटर पर, जहां पर आपको रखनी है नजर। डिक्सन टेक्नोलॉजी साल दर साल के बेसिस पर दमदार नतीजे आपको इस काउंटर के लिए आते हुए दिख रहे हैं। आइए एक स्टॉक और जो अच्छे एक्शन में है सुबह से ही, मन्नापुरम, यहां पर डालिए नजर। सुबह जय 195 की कॉल पर राय देकर गए थे खरीदारी की, वहां से अच्छी मूव आई है और डेज हाई पर फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है। विश्वेश जी जरा मन्नापुरम के चार्ट्स देखकर बताएं क्या व्यू बनता है अब 205 के लेवल पर। दीपांशु देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर मूवमेंट है, दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि समथिंग बिग इज पेंडिंग ऑन द स्टॉक। मेरे हिसाब से काफी बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था 190 के लेवल पे। तो लास्ट 2 दिन का जो पुल बैक था 190 के आसपास, दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है स्टॉक अगर कोई भी रीजन से 200 की ओर मिलता है तो वापस खरीदना चाहिए। आई थिंक द स्टॉक इज हेडिंग फॉर 215। तो ये है आपके लिए मनापुरम जनरल फाइनेंस का पर आपके लिए राय। और आज ही सुबह वाले सत्र में जय ने यहां पर खरीदारी करने की राय दी थी ऑप्शंस के जरिए। मेरे ख्याल से हाँ, जय ठक्कर ने कहा था 195 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय जय की थी। आई एम श्योर वो मजबूती के साथ 198 का उस समय दाम था, तो आराम से उसके टारगेट जरूर हासिल हो गए होंगे। 195 वाला इन द मनी कॉल ऑप्शन था बिल्कुल, तो 6 रुपये 25 पैसे के आसपास के लेवल्स आ चुके होंगे अब तक आराम से। आइए बढ़ते हैं आगे। और ग्लोबल मार्केट्स में जो कुछ भी तेजी होती कमजोरी होती हुई दिख रही, माफ कीजिएगा तेजी क्या कमजोरी है, बड़ा बुरा हाल है। क्यों, क्या है वजह कि बाहर के बाजार इतने ज्यादा गिरे हुए हैं इस वक्त, और जिसका असर डाउ फ्यूचर्स पर भी दिख रहा है, हमारे बाजारों पर भी दिख रहा है। वरुण हमारे साथ तैयार है पूरी डिटेल्स लेकर। वरुण बताइए क्या हुआ है, हांगकांग वगैरह इतने कमजोर क्यों है? देखिए अनिल जी, रिस्ट्रिक्शंस और अनसर्टेनिटी ये बाजार को कतई पसंद नहीं है, और यही चाइना ने किया है, और इसी का इम्पैक्ट देख रहे हैं कि हांगकांग का मार्केट, चाइना का मार्केट जो है उसमें जोरदार पिटाई देखने मिली। और खासकर आईटी स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे
तो वहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। IT स्टॉक्स तो करीब करीब 2 दिन में मेरे ख्याल से 9% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। वहाँ पे अलीबाबा, टेंसेंट ऐसे जो बड़े-बड़े दिग्गज स्टॉक्स है वो भारी गिरावट दिखा चुके हैं। इनफैक्ट अलीबाबा तो मेरे ख्याल से अपने प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों में जो तेजी लाई थी इन स्टॉक्स में, उन सब में गिरावट देखने मिली और खासकर टेक्नोलॉजी स्टॉक जो है उसने बाजार पे सबसे ज्यादा दबाव बनाया है। अब ऐसा क्यों है? दरअसल चीन ने जो IT सेक्टर्स है उन पे, IT स्टॉक जो है उन पे सख्ती जो है वो बढ़ा दी है। ई-कॉमर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड डिलीवरी ऐप्स, इन पे सख्ती बढ़ाई गई है। दरअसल रेगुलेटर ने IT कंपनीज के लिए कड़ी गाइडलाइंस जारी की है। फूड डिलीवरी ऐप जो है उनको न्यूनतम वेतन जो है वो बढ़ाने के लिए कहा गया है। जो एजुकेशन ऐप्स है उनको नॉन प्रॉफिट मॉडल पर काम करने के लिए कहा गया है, यानी कि एक टाइप के NGO जैसे काम करेंगे। इसके अलावा टेंसेंट ने अपनी जो एक्सक्लूसिव म्यूजिक राइट है उसको भी सौंपने को कहा गया है। वही टेंसेंट पर जो पेनल्टी है उसको भी लगाई गई है। कुछ समय पहले आपको याद होगा अलीबाबा के पेमेंट सिस्टम पर पाबंदी लगाई गई थी। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, US में लिस्ट होने वाली चीनी कंपनी जो है उन पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके अलावा कंपनीज को एकाधिकार, डेटा स्टोरेज को लेकर भी चीन ने, सरकार ने जो है वो काफ़ी हद तक नाखुश किया गया था। तो ये एक एक करके अगर आप सेक्टर देखेंगे तो उन पे कहीं ना कहीं पाबंदियां लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानियां खड़ी की जा रही है। और इसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि हैंगसेंग के मार्केट में इस तरह की गिरावट देखने मिल रही है। हालांकि कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर चाइना का लॉस होता है तो हो सकता है कि भारतीय कंपनीज को इसका फायदा हो। क्यों? क्योंकि भारतीय कंपनीज में खासकर जो स्टार्टअप है उनको इसका एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कुछ हद तक जो निवेशक है अब चाइना की तरफ अपना रुख नहीं करके भारत की तरफ रुख कर सकते हैं। आपने देखा किस तरह से इंडिया में भी स्टार्टअप्स की लिस्टिंग हो रही है। जोमेटो जैसी कंपनीज की आपने देखा दमदार लिस्टिंग हुई। और एटलीस्ट आप देखेंगे तो चाइना के मुकाबले तो इंडियन कंपनीज बेटर ही है और बेटर प्लेस है, बेटर वैल्यूएशन पे प्लेस है। इसके लिए कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि चाइना का अगर नुकसान होता है तो उसका फायदा इंडियन कंपनीज को भी हो सकता है। वैसे भी देखिए हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशन एटलीस्ट इतने अच्छे हैं कि आपको पल पल में बदलते हुए नहीं दिखेंगे और सरकार किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाती है। तो ये सेफ साइड तो है जो चाइना में नहीं है, और इसके लिए चाइना के मार्केट गिर रहे हैं या फिर हैंगसेंग जो है वो गिर रहा है। तो ये बड़ा मामला होता हुआ दिख रहा है कि हांगकांग और चीन में जिस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं उसके चलते हुए वहां पर कामकाज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ भी रहा था कि चाइना में एक बिलियनर था, उसकी एक ही दिन में वहाँ के शेयर का दाम 98% टूट गया, 98%। और मतलब बेचारा एक दिन में तो अरबपति और दूसरे दिन में वो वैसा बोलते हैं करोड़पति से रोड़पति तुरंत ही हो गया। कुछ भी बेचारे, वो आपने भी पढ़ी थी वो स्टोरी जहाँ 98% शेयर का दाम एक ही दिन में उड़ गया। बिल्कुल सर, 98% शेयर, ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। पर आप देखेंगे सर तो अक्रॉस द बोर्ड ऐसे ही चल रहा है हर कंपनी में। और अब बड़ी बड़ी कंपनी देखिए, अलीबाबा में देखिए सर, जैसा वरुण बता रहे थे कि जो कोविड से पहले के लेवल्स थे वहां पर आ गया है। जहां पर आप देख रहे हैं कि एप्पल जैसे शेयर एक साल में डबल हो गए हैं, वहां पर अलीबाबा आधा हो गया है वैल्यू में। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि अगर आप फरवरी से अब तक देखें, यानी कि लगभग पिछले 6 महीनों का आप अनुमान लगा लें, तो $1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ डॉलर के लॉसेस हो चुके हैं सिर्फ IT और एजुकेशन ऐप कंपनीज में जो चाइना में लिस्टेड हैं। तो काफी बड़े लॉसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे चीनी बाजार और एशिया और MSCI जो इंडेक्स है EMs का, उस पर भी भारी असर आते हुए दिख रहा है सर इस समय। तो आपकी विशेष टिप्पणी है कुणाल जी इस पर, जो कुछ भी हो रहा है चीन और हांगकांग में? अनिल जी देखिए, इंग्लिश में कहते हैं कि somebody's loss is somebody's gain। तो अनिल जी सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीन में चल रहा है, मुझे लगता है कि इसके आपको बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर अनिल जी याद करें तो जैक मा जो अलीबाबा के फाउंडर थे, कुछ दिन के लिए गायब हो गए थे और आपने उस पर एक कार्यक्रम भी बनाया था अनिल जी। तो अनिल जी वहीं से कवायद शुरू हुई, टेक्नोलॉजी कंपनीज पर लगाम कस रही है चाइना की सरकार। और अनिल जी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत जो है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो अनिल जी आने वाला समय जो है, मुझे लगता है कि इंडियन टेक कंपनीज के लिए स्वर्णिम होने वाला है। तो सबसे बड़ा इसका अगर कोई बेनिफिशियरी है तो हमारा मार्केट होना चाहिए। तो ये जो आपको बिकवाली दिख रही है अनिल जी, ये वैसे देखें तो मिसप्लेस्ड है। चाइना का संकट भारत के लिए तो अवसर होना चाहिए नहीं। ओके, वरुण एक चीज बताइए, ऐसा चाइना कर क्यों रहा है? इसका करने के पीछे कारण क्या है? नुकसान तो उनकी कंपनियों को ही हो रहा है, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो?
अनिल जी, कुछ हद तक तो मेरे ख्याल से यूएस से इनको इशू है वो, और दूसरा जहाँ तक मुझे याद है कि चाइना का नया जो फायर प्लान आने वाला है उसमें आईटी कंपनीज पे काफी हद तक फोकस करने वाले हैं। मेरे ख्याल से उससे रिलेटेड भी कोई ना कोई मामला हो सकता है जिसकी वजह से चाइना इस तरह के रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है इन कंपनियों पे, लेकिन जो भी है बहुत बुरा कर रहा है। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए चीन और हांगकांग में तेज गिरावट की वजह वहां की एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर बड़ा एक्शन वहां की सरकार लेने जा रही है, ले रही है इनफैक्ट, और उसी की वजह से लगातार आज 9% हांगकांग का आईटी इंडेक्स टूटा है। और 2 दिनों में हांगकांग में आप देख सकते हैं आज 4% की गिरावट हुई, कल 2.5-3% गिरा था। तो हांगकांग के बाजार काफी तेज गिरावट दिखा रहे हैं। ये है आपके लिए इस वक्त का पूरा एक्शन। कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी बोलिए सर। अनिल जी, जैसे अभी आपने पूछा वरुण से कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, अनिल जी असल में क्या है कि चाइना एक क्लोज डोर पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर आपको पता नहीं रहता कि भीतर अंदर खाने क्या चल रहा है। बाहर से तो सब कुछ अनिल जी एकदम शांत और अंडर कंट्रोल लगता है। तो अनिल जी असली संकट ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं इनकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके चलते अनिल जी वहां की सरकार असहज हो रही है, तो इस पर लगाम लगा रही है। ये उनकी अंदरूनी समस्या है अनिल जी। बिल्कुल। और वो मैं बीच में एक ट्वीट भी पढ़ा था, शायद नीलेश भाई ने किसी ने तो किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, वो जो ट्वीट आया था वो फॉरवर्ड किया था। और सबसे ज़्यादा अगर बिलियनर कहीं जिनकी मौत हुई है तो वो चाइना में हुई है। चुपचाप एकदम किसी को पता ही नहीं चलता, अचानक से गायब हो जाते हैं, अचानक से पता चलता है ये रहा ही नहीं भाई। तो मतलब बहुत बुरा हाल है वहाँ पर, मतलब वहाँ पैसा कमाना भी मतलब गलत है और बच पाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो बड़ा बुरा हाल है। एनीवे, जो भी हो रहा है हमारा फर्ज था कि चाइना में या हांगकांग में जो कुछ चल रहा है वो आपके सामने रखा जाए, आपको बताया जाए कि क्या कुछ हो रहा है। तो ये है चीन का और हांगकांग के बाजारों की गिरावट का पूरा हाल, जिसकी वजह से आपको एक्शन कमजोरी की तरफ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत असर इसका होगा, थोड़ा बहुत अपना भी होगा। उनके भी तो इस हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, फेड की मीटिंग है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग लाइफ टाइम हाई के आसपास वहां पर आती हुई दिख रही है। खैर कोई खास चिंता की बात इतनी नहीं है, 150-200 पॉइंट डाउ का गिरना कोई फ्यूचर्स पर बहुत बड़ी बात है नहीं। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब कैसे देखते हैं आप मार्केट को? थोड़ी कमजोरी आज हुई है ऊपरी स्तर से, व्यू आप क्या जानना चाहते हैं पहले? नहीं, बिल्कुल आज एशियन मार्केट्स ने तो पार्टी खराब की है और जिस तरीके से कुणाल जी ने बहुत सही कहा, क्लोज डोर। और इनफैक्ट मेरे को भी चाइना जाने का मौका, लास्ट जो मेरी फॉरेन ट्रिप्स थी वो चाइना ही थी। इनफैक्ट 2018 में 2 बार जाने मिला। तो अलग ही टाइप का इकोनॉमी है और वहां पे जो आपने कहा कि कब कौन खत्म हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, सो वैसा ही कुछ और भी अब ये टाइप के जो स्टेप्स है वो सेंटिमेंट्स तो खराब कर ही रहे हैं। सो लेट्स सी। बट ठीक है, यूएस मार्केट्स में अभी भी इतना बड़ा रिएक्शन नहीं है। और ये एक चीज जरूर है, कल मैं शाम को भी आपको सुन रहा था, 10,800 और 10,900 एक बहुत ही टाइट रेंज हो गई है। और जिस तरीके से विक्स नीचे है तो थोड़ा तो डरना लाजमी है, क्योंकि विक्स नीचे, इसका मतलब अब वहां से ज्यादा तो नीचे जा नहीं सकता था, 11-12 से नीचे। तो यहां से ऊपर ही आने का घर, और ऊपर जब आता तो कहीं ना कहीं फियर बढ़ता है। सो वी नीड टू बी कॉशियस। बाकी फिर भी ठीक। और फार्मा स्टॉक्स में जो क्रैक है ये भी थोड़ा चिंताजनक है। और दूसरी बात, जहां पे भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे वहां पे मार्केट बहुत पनिश कर रही है उन स्टॉक्स को। सो वी हैव टू बी कॉशियस ड्यूरिंग दिस रिजल्ट सीजन। जो आपकी लास्ट जो चाइना में हुई थी वो जैन साहब के जेम्स की सीरीज स्टार्ट हुई उससे पहले हो गई थी या बाद में हुई? पहले ही हो गई थी अनिल जी। मैं गया था जुलाई 27-28 तारीख को आया था कैलाश मानसरोवर एक बार, और दूसरी बार दिसंबर में गया था, तो दिसंबर 18 तारीख को आ गया था 2018। तो ये डेट्स है मेरी। उसके बाद आपके साथ ही अनिल जी, और मैं कैलाश मानसरोवर से आया था तब शो में भी बोला था। अच्छा, तो अगर बाद में हुई होती ना, तो जितनी चाइना वालों की लिमिटेड अंग्रेजी की समझ है उसको देखकर उन्हें लगता है कि ये आदमी इतने जेम्स वाला है, इसको तो पकड़ ही लो। तो आपको छोड़ते नहीं, इसलिए आप पहले हो आए वो बढ़िया है, और अब जाने के बारे में सोचे ना। जैन साहब के लिए ये हमारी सलाह है। चलिए आइए सलाह लेते हैं सेठी साहब से, जो एक दिन की छुट्टी के बाद फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आइए, नहीं एक दिन कल तो थे सेठी साहब, मेरे ख्याल से कल थे, परसों क्यों उन्होंने छुट्टी ली थी। वक्त है सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। जी
सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है आज इरादा खरीदारी करने का? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल, खरीदारी करनी है कैश मार्केट के स्टॉक्स में। 2 स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के। जी बताएं सर, बताएं सर। अनिल जी, जो पहला कैश मार्केट का स्टॉक है, एक सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी का नाम है जो पहला कैश मार्केट का स्टॉक है, एक सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी का नाम है एडीएफ फूड्स, जो कि 935-936 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी का पहले नाम हुआ करता था अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स। ये कंपनी रेडी टू ईट फूड्स, फिर स्पाइसेस, पिकल्स, चटनीज, फ्रोजन फूड्स, इन तरह के कारोबार में है। सॉलिड ब्रांड्स है, अशोक का ब्रांड है इनका, केमल, फिर आपके एरोप्लेन और भी कई सारे ब्रांड्स है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बहुत ही पॉपुलर है। सॉलिड फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.3%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%, एक जीरो डेट कंपनी है और इसमें FIS अराउंड 11.64% स्टेक ओन करते हैं। और एक और जो नोट करने वाली बात है, वो सुनील सिंघानिया जी का जो फंड है अबेकस, उसकी इसमें 1.64% हिस्सेदारी है। तो मेरी इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। ये 934-35 के लेवल पे 975 का टारगेट है, 920 का स्टॉप लॉस, और इसके भी परसों रिजल्ट आने वाले हैं इस क्वार्टर के, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एडीएफ फूड्स। तो मुझे लगता है ये टारगेट परसों तक तो डेफिनेटली आ ही जाने चाहिए। ओके, रिजल्ट्स के पहले खरीदारी करने की राय। एडीएफ फूड्स अच्छे नतीजे के आप कर सकते हैं उम्मीद। 935 रुपए वाला 950 रुपए होता हुआ सेठी साहब की बात करते करते 920 का स्टॉप लॉस लगाइए, 975 तक जाने की पूरी संभावना। बताएं सेठी साहब, दूसरा स्टॉक आज के लिए? दूसरा स्टॉक भी अनिल जी एक सॉलिड स्टॉक है, ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, कंपनी का नाम है सुब्रोस। इस स्टॉक को मैंने भी नेशनल लेवल्स पे पहले भी रिकमेंड करा हुआ है। ये भारत की सबसे बड़ी कार एसी बनाने वाली कंपनी है। कंपनी का इंडियन कार एसी मार्केट का 42% मार्केट शेयर है। एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है और इस कंपनी में एक खास बात यह है कि इनका जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है डेंसो जापान, वो भी इनमें 20% स्टेक ओन करता है। और इनका जो मेजर कस्टमर है मारुति, तो सुजुकी जापान भी अराउंड 12% स्टेक इस कंपनी में ओन करती है। कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स, बसेस, ट्रक्स और फिर रेफ्रिजरेशन, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। और जिस तरह से ऑटो सेक्टर की डिमांड है, स्टॉक को बहुत अच्छा उसका फायदा होना है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदा जाना चाहिए। मार्च क्वार्टर में नतीजे बहुत ही दुरुस्त थे। पैट में 56% का ग्रोथ देखने को मिला, 16 करोड़ से बढ़ के 25 करोड़ हुआ। इस कंपनी के भी अभी नतीजे की डेट साइन है, बट मुझे लगता है अच्छे नतीजे आने चाहिए। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे जो 325 के आसपास खरीदारी करने की सलाह है, 340 का टारगेट और 320 का स्टॉप लॉस। सुब्रोस 340 का टारगेट, 320 का स्टॉप लॉस और साथ ही एडीएफ फूड्स जहां पर करनी है खरीदारी। तो कमजोर बाजार में कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए सेठी साहब 2 बेहतरीन कैश पिक्स लेकर आए हैं हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। आइए फिर बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, डेटा क्या कह रहा है, चलते हैं इसके लिए अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, ग्लोबल मूड मार्केट तो खराब है ही, एशिया की आपने अभी ऑलरेडी बात कर ली है। डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें तो 200 पॉइंट्स नीचे हैं। आज 3 दिग्गज के नतीजे आने वाले हैं, अल्फाबेट, एप्पल और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट। तो थोड़ा कॉशियस है बाजार। साथ ही FOMC की 2 दिवसीय बैठक भी आज से शुरू हो रही है वहां पर। यूरोप की भी अगर आप बात करें सर, तो यहां पर 0.1% की गिरावट आपको अक्रॉस यूरोपियन मार्केट्स भी आ रही है। कोई ऐसा अहम ट्रिगर नहीं है, बट यहां पर भी नतीजे आ रहे हैं जिससे पहले थोड़ा कॉशन है। कच्चे तेल में तेजी बरकरार है और अब $75 के करीब आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है, तो वहां पर कोई परेशानी नहीं है। डॉलर भी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। गोल्ड पर दबाव है फेड की पॉलिसी से पहले। बताएं सर, हमें क्या करना चाहिए? दीप देखिए, रेंज बाउंड मार्केट है, रेंज के निचले सिरे की तरफ जब आ रहा है तो यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढेंगे हम 15,700 के आसपास और इसके नीचे 15,625 से 15,700 वो रेंज जहाँ पर खरीदारी होनी चाहिए। और आज का लो भी 15,700 के आसपास का ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स वीक है तो हो सकता है भले आप अपनी खरीदारी को थोड़ा अभी करें, थोड़ा कल के लिए पोस्टपोन करें तो भी कोई हर्ज नहीं। देख लें एक बार अमेरिका में क्या कुछ होता है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स थोड़े से नीचे और बाकी ग्लोबल मार्केट्स का माहौल भी थोड़ा सा खराब है। तो भले खरीदारी के लिए कल तक के लिए इंतजार कर लें, हो
सकता है आपको 50-75 पॉइंट नीचे और मिल जाए तो वो बढ़िया एंट्री पॉइंट होगा, और नहीं मिले तो यहाँ पर भी आप हल्का फुल्का खरीदारी कर सकते हैं, एक ही कंडीशन पर कि थोड़ा नीचे आए तो और खरीदना है। 15,625 फाइनल सपोर्ट लेवल जो है वो 15,575 से 15,625 है। इसके ऊपर का जो सपोर्ट है वो 15,700-725 का, तो उस रेंज में तो आप आ गए। अब 15,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो 15,575 15,625 की रेंज में आएंगे, वहां पर आए तो थोड़ा और ऐड करना है, उस लिहाज से आप खरीदारी करें, ये ज़्यादा बढ़िया है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,800 के आसपास है, यहाँ पर इंतजार करें। खरीदारी करने के लिए बढ़िया रेंज जो है वो 34,350 से 34,425 की है। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स है 34,525 के 50 के आसपास भी थोड़ा बहुत आप मौका देख सकते हैं। अभी तो बैंक निफ्टी ने पहले सपोर्ट लेवल तक भी नहीं पहुंचा जो कि 34,675 का है। तो मेरे ख्याल से फॉर ए चेंज आज बैंक निफ्टी उतना कमजोर दिख नहीं रहा जितना एक्चुअली दिखना चाहिए, तो थोड़ा सा इंतजार करता है। पहले मैं आपको डेटा बता दूं, डेटा क्या कह रहे हैं। डेटा ये कह रहे हैं कि 15,800 के नीचे अगर निफ्टी बंद होता है तो थोड़ा सा संकेत खराब है कल के लिए, और उसकी वजह ये कि 15,800 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 52 लाख शेयरों का। हाईएस्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन एज गुड एज हाईएस्ट, हाईएस्ट तो 15,000 पे है, बहुत ही दूर हो जाता है। 15,800 पर जो इम्पोर्टेंट है वो है 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, वहां पर हम बंद होने जा रहे हैं, तो उसके नीचे हम बंद होने जा रहे हैं, तो वो थोड़ी सी रिस्क है। और साथ ही 15,800 के कॉल राइटर्स जो हैं वो 87 लाख शेयर हैं, 87 लाख शेयर हैं, उसमें से 37 लाख शेयर आज ही जुड़ते हुए दिखे। तो अब 15,800 जब तक पार करके वापस बाजार ऊपर ना टिके तब तक रुझान आपके लिए थोड़ी सी कमजोरी का बनता है, ये आपके लिए डेटा है। और इमीडिएटली अब सपोर्ट यहाँ पर 15,700 के आसपास आ रहा है जहाँ 50 लाख शेयर है। तो बचे हुए समय के लिए आपके लिए 15,700 15,800 का लेवल निकल कर आता है। अगर आपने 15,700 के नीचे 3 बजे के पहले ट्रेड करना शुरू किया, थोड़ी देर टिक गए, तो 15,575 15,625 ये फाइनली वो टारगेट होगा जो आज या फिर कल में आता हुआ दिखेगा, और वहां पर फिर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये आपके लिए लेवल हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो गया बैंक निफ्टी के लिए। 35,000 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 30 लाख शेयरों का, और वो लेवल्स आपके लिए कमजोरी वाले साफ नजर आते हैं उसके नीचे ट्रेड करने पर। 34,800 के आसपास हल्का फुल्का सपोर्ट है। 11 लाख शेयर 34,800 के पुट में है, 11 लाख शेयर 34,800 के कॉल्स में है, और उसके नीचे जाने पर अब आपको अगला सपोर्ट 34,500 के आसपास आता दिखेगा। तो ब्रॉड रेंज बैंक निफ्टी की 34,500 35,000 की निकल कर आती है, और उस लिहाज से आपको फोकस करना है। तो मेरा ये कहना है कि आज के लिए थोड़ा ऊपर आए, रिबाउंड हो, तो वहां पर आप हल्का बिकवाली कर सकते हैं, अपनी लॉन्ग पोजीशन कम कर सकते हैं। खरीदारी करने के लिए या तो 15,575 15,625 की रेंज में आ जाने दें, या कल सुबह के लिए इंतजार करें, कल बाजार देखने के बाद खरीदें। और या फिर बैंक निफ्टी में भी नीचे का जो रेंज है हमारा, जो दूसरा सपोर्ट रेंज है 34,350 34,425 550, इस रेंज में आने दें, फिर खरीदेंगे। तो फिलहाल वेट एंड वॉच वाला माहौल ज्यादा ठीक है आपके लिए। जी बिल्कुल सर, तो वेट एंड वॉच के मूड में ही रहते हैं इस समय। सपोर्ट के करीब आ रहे हैं बाजार पर, थोड़ा इन सपोर्ट्स को होल्ड करने दीजिए और फिर वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि 2 दिन बाद एक्सपायरी भी है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी इसकी तरफ से भी आपको बाजार पर आती हुई दिख सकती है। नजर रखिए सपोर्ट लेवल्स पर फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी है। पर आइए, जहां पर सबसे ज्यादा बाजार पर दबाव बना हुआ है इसका कारण जान लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज, नजर डालिए, तेज गिरावट आ रही है, डेज लो पर है, 11% नीचे है ये काउंटर। नतीजों के बाद ही ये पूरी की पूरी गिरावट आई है। तो क्या हुआ नतीजों में ऐसा खास, या क्या आया कंपनी की तरफ से जो स्टॉक इतना नीचे है, और साथ ही बाकी फार्मा कंपनीज पर इसका क्या इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है, जानते हैं इसके बारे में देवांशी के साथ। देवांशी, बताइए क्या चल रहा है फार्मा पैक में आज। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए जिस तरह से डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आते हुए दिखे, सबसे पहले तो जो ओवरऑल नतीजे हैं वो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। इस बार हमने देखा है कि इनका जो कामकाजी मुनाफा और मार्जिन्स हैं वो काफ़ी लो हैं जो अनुमान किया था उससे, और मेनली जो सहारा मिलता हुआ दिखा है कंपनी को वो भारतीय कारोबार से मिलता हुआ दिखा है। साथ ही हमने देखा जो कोविड से रिलेटेड मेडिसिन हैं वहाँ पर बिक्री अच्छी हुई है, और इसी के चलते इस बार थोड़ा सा सहारा मिला है। नॉर्थ अमेरिका यानी कि US की जो बिक्री है वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखा है। इस बार कंपनी ने कहा था कि 6 नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किए, इसके बावजूद एकदम सपाट ग्रोथ इस बार आती हुई दिखी है, 1% तक की ग्रोथ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो US में प्राइसिंग प्रेशर है इसको लेके ऑलरेडी चिंता बाजार में बनती हुई दिखी थी। नतीजों से पहले सब यही मान के चल रहे थे कि जो US की प्राइसिंग प्रेशर है इसके चलते इस बार कंपनीज पर प्रेशर आ सकता है। केवल जो घरेलू कंपनी जो घरेलू बिक्री है उसी से सहारा इस बार मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन जिस तरह से प्राइसिंग प्रेशर अब US मार्केट में डॉक्टर रेड्डीज में देखने मिल रहा है, इसी के चलते जहाँ पे भी
काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, स्पेशली जेनरिक्स कारोबार में। ये जो सेगमेंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है और इसी के चलते अब काफ़ी ज़्यादा दबाव आता हुआ दिखा है। इसके चलते हमने देखा है कि इस बार ओवरऑल भी बिक्री कम होती हुई दिखी है कोविड के चलते। अब देखिए कुछ और कंपनीज जहाँ पे यूएस में उनका बड़ा एक्सपोजर है, स्पेशली जेनरिक सेगमेंट में, वहाँ पे अगर मिड कैप कंपनीज की बात करें तो एलेम्बिक ने भी अभी फिलहाल अपने नतीजे घोषित किए थे कल ही। वहाँ पे भी हमने देखा कि यूएस के चलते ही इतने खराब नतीजे आते हुए दिखे थे कंपनी के। इसके साथ ही आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज के अलावा ऑरबिंदो फार्मा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पे भी इम्पैक्ट ज़्यादा है क्योंकि जेनरिक एपीआई कंपनी बनाती है। टोरेंट फार्मा है, सनोफी है, ये सब कंपनीज है जहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है। हर कोई ये बात कर रहा है कि सन फार्मा पर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये ब्रांडेड जेनरिक सेगमेंट में ज़्यादा है, हाई मार्जिन बिजनेस होता है और इसी के चलते जो सन फार्मा है, लूपिन है, वहाँ पे थोड़ा सा कम प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन बाकी जो कंपनीज हैं जो प्योर प्ले जेनरिक हैं वहाँ पे अब ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखेगा और सब यही अनुमान करके चल रहे हैं कि अब जो यूएस से सेल्स आती हुई दिखेगी या यूएस सेगमेंट की जो बिक्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट इस सेगमेंट इस तिमाही में आती हुई दिखेगी और इसी के चलते आपको डाउनफॉल ऑलरेडी आता हुआ दिख रहा है सारी कंपनीज में। अच्छा, तो देवांशी आप ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है खाली डॉक्टर रेड्डीज की नहीं है और इनके नतीजों की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे इंडियन फार्मा कंपनीज की है जो जेनरिक दवाएं बनाकर अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, उन सब के लिए। बिल्कुल सर, ज़्यादातर जो भारतीय कंपनीज हैं, जो फार्मा कंपनीज हैं, वो यूएस में जेनरिक का बिजनेस करती हैं और वहीं पे उनकी सबसे ज़्यादा बिक्री होती है और इसी के चलते आप देखिए प्राइसिंग प्रेशर अब आता हुआ दिखा है तो सारी कंपनीज पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। तो इतना प्राइसिंग प्रेशर अचानक से आ गया कि डॉक्टर रेड्डी 10-12-15% गिर जाए, एकदम से रिजल्ट खराब हो जाए, ये क्या एकदम थोड़ी हुआ होगा? ये पहले से पता होगा ना, मतलब अचानक आज ऐसे क्या हो गया? सर अनुमान ऑलरेडी था, लेकिन जो अनुमान ऑलरेडी जो लोअर साइड पे था उससे भी अब ज़्यादा प्राइसिंग प्रेशर इस बार नतीजों में आता हुआ दिख रहा है। ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वहाँ पे उम्मीद ये थी कि इस बार फ्लैट बिक्री आ सकती है यूएस से या फिर 1% तक की गिरावट आ सकती है, लेकिन अब जिस तरह से प्राइसिंग प्रेशर आते हुए दिख रहे हैं तो अब चिंता ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है कि अब एस्टिमेट्स यही बन रहे हैं कि बाकी कंपनीज पर भी आपको ज़्यादा गिरावट आती हुई दिखेगी। बात तो ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो एलेम्बिक फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों में जो कुछ हुआ, बाकी फार्मा कंपनियां जो अमेरिका में जेनरिक दवाओं का कारोबार कर रही, सबके रिजल्ट फिर ऐसे ढीले ही रहेंगे इस बार? बिल्कुल सर, जहाँ पे भी ज़्यादा एक्सपोजर है इस बार जो सहारा मिलता हुआ दिखेगा फार्मा कंपनीज को वो डोमेस्टिक बिजनेस से होगा या फिर कोविड की जो मेडिसिन बिकती हुई दिखे हैं जैसे कि फेविपिरावीर था, साथ ही हमने देखा कि जो कुछ वैक्सीनेशंस थे जो बिक्री होती हुई दिखी है, रेमडेसिविर है, वहीं से सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। यूएस से कोई सहारा इस बार मिलता हुआ नहीं दिखेगा और यूएस की जितनी भी कंपनीज में एक्सपोजर है वहाँ पे जो बिक्री है, मार्जिन्स हैं, वो इस बार कम आते हुए दिखेंगे और इम्पॉर्टेंट ये रहेगा हर किसी के कॉन कॉल में कि कौन से क्वार्टर तक वो यहाँ पे सुधार देखने की उम्मीद कर रहे हैं। ओके, ये है आपके लिए अमेरिका में सारा जो जेनरिक कारोबार करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए मार्जिन्स पर दबाव, प्रेशर, ये सब कुछ दिख रहा है। जैन साहब, क्या कुछ थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है या खरीदारी करने का मौका है, बताएं। अच्छा, देवांशी इससे पहले कुछ कहना चाह रही, देवांशी की बात एक बार पूरा कंप्लीट करें। जी देवांशी, कुछ और जोड़ना चाहती हैं आप, राइट? सर मैं ये कह रही थी कि ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वहाँ पे 30 to 35% उनके जो रेवेन्यूज़ हैं वहाँ पे जो एक्सपोजर है वो जेनरिक कारोबार से आता है। जैसे कि मैं कह रही थी सन फार्मा है, टेवा है, वहाँ पे थोड़े से ब्रांडेड जेनरिक हैं जिनका हाई मार्जिन होता है, तो इसी के चलते ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर देखने ना मिले, लेकिन एलेम्बिक जैसी कंपनीज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखा है जो प्योर जेनरिक कंपनीज हैं। ओके, तो ये है आपके लिए अमेरिका में पूरा का पूरा कारोबार करने वाली, जेनरिक दवाओं का कारोबार वाली कंपनियों पर मुश्किल समय। जैन साहब, कैसे देखते हैं आप, और क्या कोई इस तेज गिरावट में खरीदारी का मौका या इंतजार करें? इंतजार तो करना चाहिए। देखिए ये न्यूज है, नेगेटिव न्यूज है, और मैं जो शुरुआत में कह रहा था जब मार्केट की कमेंट्री की बात हो रही थी तो मार्केट पनिश जबरदस्त कर रहा है जहां पे भी रिजल्ट्स के इश्यूज आ रहे हैं। तो आज एलेम्बिक फार्मा और डॉक्टर रेड्डी दोनों अच्छे खासे एक्सीडेंट्स है, तो ऐसे एक्सीडेंट्स आते तो थोड़ा वेट ही करना चाहिए और एक बार स्टेबल होने दें
और सारे ही इंडियन फार्मा कंपनीज वहां पे इश्यूज आए। ये उन चीजों की याद दिला रहे, जैसे एक बार यूएस एफडीए के इश्यू जब भी आते थे, ये सारे फार्मा कंपनीज अंडर परफॉर्म करने लग गए थे। और अब जैसे जैसे वो एफएमसीजी एमएनसी कंपनीज जो है फार्मा की, वहां पे कॉन्फिडेंस पहले भी था और अभी वापस से बढ़ रहा है। जैसा कि मैं सनोफी रिसेंटली रेकमेंड किया था 10 की कमाई में, वो स्टॉक बहुत बढ़िया आज ग्रीन में। फाइजर जबरदस्त, वो इनफैक्ट हमने काफी क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया और यहाँ पे भी हमने रेकमेंड किया हुआ है। 6000 के लेवल्स आज छू के थोड़ा करेक्ट हुआ है। ग्लैक्सो वहां पे रिजल्ट्स ठीक थे, सो मार्केट्स ने उनको पनिश नहीं किया। सो एमएनसी फार्मा कैन बी द की, और वहां पे फंडामेंटल्स और वहां पे वैल्यूएशंस अभी भी बहुत ज्यादा महंगे नहीं है फाइजर जैसे। और इनफैक्ट सैनोफी तो बहुत ही जबरदस्त कंसोलिडेटेड है, सो आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन सैनोफी। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इन स्टॉक्स पे ध्यान दें, बाकी वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओके, तो वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी रखते हैं, बट सैनोफी इसके नंबर्स अभी थोड़ी देर पहले आए थे, अच्छे थे, और फार्मा पर थोड़े कंसर्न्स आते हुए दिख रहे हैं। कई सारी खबरें भी हैं डॉक्टर रेड्डीज को लेकर, जिसकी वजह से स्टॉक पर आपको दबाव आते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए उस स्पेस पर सरप्राइजिंगली फाइजर एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप पॉजिटिव एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। बाकी सारे फार्मा शेयर्स में तो आपको गिरावट का माहौल दिखेगा, बट फाइजर पर एक बार नजर डालिए। इस स्टॉक पर तेजी बनी हुई है, 4-4.5% ऊपर फाइजर इस समय आपको दिख रहा है। एक बार जरा इसके चार्ट चेक लें कुणाल जी से साथ। कुणाल जी, क्या चल रहा है? बाकी फार्मा शेयर्स 4, 5, 6, 10% नीचे हैं, फाइजर 4% ऊपर है। क्या चल रहा है इस काउंटर में सर? देखिए, तेजी बन रही है दीपांशु, एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। काफी समय से स्टॉक 5900 के लेवल से संघर्ष कर रहा था, उसको पार नहीं कर पा रहा था। आज के ट्रेड में हम देखते हैं कि 5900 के ऊपर अब ये टिक गया है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। फाइजर में लगातार खरीदारी की कवायद में और राकेश जी करते आए हैं, और मेरा निजी निवेश भी है, इसमें डिस्क्लेमर ये है। और जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको आने वाले वक्त में भी अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड करने का प्रयास न करें। ट्रेड ना करें, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा काउंटर है। कल आएंगे इसके नतीजे, उससे पहले यहां पर आपको एक्शन पॉजिटिव दिख रहा है फाइजर में 4.5% ऊपर। पर नतीजे आने वाले हैं इंडसइंड बैंक के, और यूजुअली मार्केट आवर्स में ही आ जाते हैं। तो आइए एक बार जरा देवांशी से जान लें इंडसइंड बैंक से बाजार की क्या उम्मीद है। देवांशी, बताइए। इंडसइंड बैंक इस बार नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आने की उम्मीद नहीं लगाई जा रही है। आप देखिए इस बार जो ब्याज से आया है वो करीब 9% तक बढ़ती हुई दिखेगी। मुनाफे में आपको बड़ा जंप इसलिए देखने मिलेगा क्योंकि जो प्रोविजंस हैं वो करीब 20% तक कम होते हुए दिखेंगे, और इसी का सहारा इस बार नतीजों में आपको मुनाफे में देखने मिल सकता है। जो मुनाफा है वो 880 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही जो ब्याज से आया उसमें 9% तक की बढ़त आती हुई दिखेगी। इस बार लोन ग्रोथ पे फोकस रहेगा, लेकिन माना यही जा रहा है कि इस बार लोन ग्रोथ में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। असेट क्वालिटी पर इस बार थोड़ा सा और प्रेशर रह सकता है। 2.7% से बढ़कर 2.9% से लेकर 3% तक ग्रॉस एनपीएस रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अब देखिए लोन बुक इस बार बहुत ज़्यादा ग्रो करती हुई नहीं दिखेगी, और मार्जिन इस बार 4% के आसपास स्थिर रहने का अनुमान है। तो थोड़े से मिले जुले नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स की उम्मीद यहाँ पे इंडसइंड बैंक से नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, तो कोई खास उम्मीद ना करें इंडसइंड बैंक से, जहां तक इस काउंटर का सवाल है। विश्वेश जी, चार्ट्स पर इंडसइंड बैंक कैसा दिखता है सर? क्योंकि हम देख रहे हैं एक्सिस बैंक पर भी थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी नतीजों के बाद कुछ ज्यादा खास मूव नहीं रही। इंडसइंड की चार्ट क्या कहती है? देखिए दीपांशु, मेरा ऐसा मानना है कि बैंकिंग स्टॉक्स में आज के दिन में जो थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस है वो क्लियरली दिखा जा रहा है, लेकिन समवेयर 940 थोड़ा सा दूर है। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक वो लेवल नहीं टूटता है इंडसइंड बैंक में, तब तक बहुत ज्यादा बैरिश नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आई वाज लुकिंग एट एंटायर बैंकिंग पैक, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए फार्मा की वजह से मूड और सेंटिमेंट डाउन है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स आर सो फार नॉट इंडिकेटिंग कि बहुत बड़ा मेजर डाउन हुआ आएगा। तो जैसा अनिल जी ने कहा, मैं भी वैसे ही एग्री करता हूँ कि लोअर एंड ऑफ द रेंज में कॉन्ट्रेंट स्टैंस ही रखना चाहिए जब तक रेंज नहीं ब्रेक करता है। मेरे हिसाब से 940 फॉर द इंडसइंड बैंक शुड बी अ वेरी गुड लेवल टू बाय। ओके, तो 940 इंडसइंड बैंक के लिए अच्छा लेवल होगा। अब देखते हैं नतीजे किस तरह से रहते हैं और उसके बाद स्टॉक पर कैसा रिएक्शन आएगा। बट फिलहाल इंडसइंड बैंक नतीजों से पहले थोड़ा सुस्त है, बट ऐसी कोई भारी गिरावट भी नहीं है उस काउंटर पर। चलिए कुछ ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स पर डालते हैं नजर, क्योंकि वहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एमएमटीसी, सुमित जी जरा इसके चार्ट पर नजर डालें। अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, अभी 7% ऊपर है। क्या चल रहा है इस चार्ट में?
दीपांशु, मुझे लगता है ये स्टॉक के अंदर एक करेक्शन के बाद अब वापस से तेजी का शुरुआत हो रहा है और एक अच्छा अपसाइड मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट एक महीने के साइडवेज और छोटे से करेक्शन के बाद एमएमटीसी ने अब यहां से वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम किया है, जिसके अंदर ऊपर के अंदर 55 रुपए, शायद 58 रुपए तक का मूव भी अभी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक को होल्ड करें, फ्रेश बाय करें, 47 का स्टॉप लॉस लगाएं, 55-58 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में एमएमटीसी में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो एमएमटीसी ये एक काउंटर है जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है। अच्छी मूव कॉफी स्टॉक्स में तो आ ही रही है। टाटा कॉफी की भी बात हम कर चुके हैं, बढ़िया मूव आ रहा है। सीसीएल प्रोडक्ट्स भी 7% ऊपर आपको ये काउंटर इस समय आते हुए दिखेगा। तो एक और स्टॉक जहां पर आपको बढ़िया मूव बनती हुई दिख रही है। इसके साथ ही टेक्सटाइल स्टॉक्स पर रखिए नजर, क्योंकि वहां पर भी अच्छी मूव आ रही है। इंडो काउंट पर तेजी है। वेल्सपन इंडिया, इस पर भी डालिए नजर, क्योंकि यहां पर भी आपको अच्छी गेन्स आती हुई दिख रही है। 6% की मूव वेल्सपन इंडिया पर इस समय दिख रही है। बंसल जी जरा चार्ट चेक दें वेल्सपन इंडिया का। सर ठीक है दीपांशु, 133 के अराउंड चल रहा है। चार्ट्स पर एक इतने वीक मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ब्रेकआउट है, और जिस तरीके का ब्रेकआउट है एक अच्छा खरीदारी का कैंडिडेट है। 128 का एक स्टॉप लॉस बैठता है। अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है स्टॉक। 139 से लेकर 142 के पहले टारगेट बैठते हैं। ओके, तो 139 और 142 के टारगेट्स के लिए वेल्सपन पर रखिए नजर। 6.5% ऊपर है ये काउंटर। नतीजों का है इंतजार। और इंटरग्लोब एविएशन एक और काउंटर जिसके नतीजों पर रहेगी नजर, और स्पेशली कमेंट्री कैसी आती है कंपनी की तरफ से। आइए एक बार नतीजों का अनुमान जान लेते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए। दीपांशु, नतीजे बेहद कमजोर देखने को मिलेंगे। कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर आई थी देश में, इसका असर आपको सीधा जो है आंकड़ों पर नजर आएगा। टॉप लाइन में करीब 48% की गिरावट तिमाही दर तिमाही देखने को मिलेगी। 3191 करोड़ के आसपास का आंकड़ा जो है बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। और घाटा होगा, देखिए घाटा करीब 2434 करोड़ का होगा। कामकाजी तौर पर भी अगर आप देखें तो नतीजे जो है निराशाजनक देखने को मिलेंगे। पिछली तिमाही में करीब 616 करोड़ का जो है कामकाजी मुनाफा था। अब वो जो है कामकाजी घाटा होगा 957 करोड़ का। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो नतीजे बेहद निराशाजनक और कमजोर नजर आएंगे। बिल्कुल, तो थोड़े निराशाजनक नतीजे रहने वाले हैं जहां तक इंटरग्लोब का सवाल है। ऑब्वियसली जिस तरह से लॉकडाउन का इम्पैक्ट है वो भी आपको आते हुए दिखेगा। एक बार जरा इंटरग्लोब के चार्ट्स अभी हम देख लेते हैं विश्वेश जी के साथ। विश्वेश जी क्या राय देंगे? 1.5% नीचे 1700 का लेवल। देखिए सेम चीज है दीपांशु। एक चीज समझनी होगी कि मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, और ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये सारे स्टॉक्स बाय एंड लार्ज रेंज में, अगर इंटरग्लोब की बात करें तो करीबन नवंबर या दिसंबर 2020 से स्टॉक का अपर एंड 1800 है और लोअर एंड 1600 है। तो मुझे लगता है कि अभी भी समवेयर अराउंड द लोअर एंड के नजदीक है, लेकिन आइडियल रेंज टू बाय वुड बी 1600 1550, और अपर एंड मेरे हिसाब से 1800 तक जाता है। तो बहुत ही ब्रॉड रेंज है दीपांशु। यहाँ पे कोई डायरेक्शनल स्टैंड लेना मेरे हिसाब से बहुत अर्ली कंक्लूजन होगा। तो मुझे लगता है लोअर एंड पे अगर मिलता है तो खरीदना चाहिए, विच इज समवेयर अराउंड 1650 1600। ओके, 1650 के करीब आप यहाँ पर नज़र डाल सकते हैं। ये है आपके लिए काउंटर। इंटरग्लोब एविएशन इस समय थोड़ी सुस्ती आपको दिखा रहा है। अप्रैल जून डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3,11,000 करोड़ का आपको 3.11 लाख करोड़, माफ कीजिएगा 3.11 लाख करोड़ का आपको आते हुए दिख रहा है। और डायरेक्ट टैक्स अप्रैल जून में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आपने 2.47 लाख करोड़ का देखा है। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3.11 लाख करोड़ का आपको आते हुए दिख रहा है। तो पहली तिमाही के आपके अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं जहां तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का भी सवाल है। ये एक और काउंटर जहां पर आपको रखनी है नजर। कुछ और नतीजे भी आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जल्दी से कुणाल जी के पास मैं चलता हूं। कुणाल जी, रोसेल इंडिया इसके नतीजे आए हैं, पर जय भारत मारुति यहां पर पहले आप चार्ट चेक दें सर। आय 70 करोड़ से बढ़कर 411 करोड़ की आती हुई दिखी है। तो आय में दमदार उछाल देखा है, साल दर साल के मैं ऑफकोर्स बात कर रहा हूं यहां पर। और घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिखी है। 32 करोड़ के घाटे के सामने आपने 3 करोड़ का मुनाफा देखा है। कामकाजी घाटा था 10 करोड़ का, उसके सामने 30 करोड़ का कामकाजी मुनाफा भी आते हुए देखा है। तो दमदार नतीजे जय भारत मारुति के। एक बार चार्ट्स पर रिएक्शन दे सर। 6% स्पाइक दिखा रहे हैं इस समय नतीजों के बाद।
पांचू वापस से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि इन स्तरों पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट जिन स्तरों पर अभी चल रहा है, अगर इसी स्तर के आसपास बंदी आ जाती है तो इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा और फिर मुझे लगता है काफी बड़ा अपसाइड बन सकता है। तो इस पर वेट एंड वॉच करें। आज के क्लोज तक का इंतजार करना चाहिए। अगर इन्हीं स्तरों के आसपास बंदी आती है तो पोजिशनल बेसिस पर मेरी खरीदारी कराएं। ओके, तो यह आपके लिए जय भारत मारुति। नतीजों के बाद दमदार रिएक्शन, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी और बड़ा डिफरेंस है। 32 करोड़ के घाटे के सामने 3 करोड़ का मुनाफा देखा है। आय में भी जबरदस्त उछाल आपने आते हुए देखा है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास। बिगुल उनके लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है। स्टॉक का भाव चल रहा है 99.50 रुपए, 99.60 और ये स्टॉक में 70-72 रुपए के लेवल से रिकमेंड कर रहा हूं। स्टॉक का नाम है केसोराम। ले राम का नाम और ले केसोराम। केसोराम के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए क्योंकि बहुत दिनों के बाद स्टॉक 3 डिजिट में आ रहा है और मेरे को लग रहा है कि 100 रुपए के ऊपर जैसे ये साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करेगा तो केसोराम के अंदर 10 से 15% का अपसाइड मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। स्टॉक वैसे भी 2018 मई 2018 के हाई ब्रेक कर रहा है। मई 2018 के हायर लेवल्स पे आ चुका है, विच इज इंडिकेशन दैट स्टॉक के अंदर यहां से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। 94 रुपए 95 रुपए नीचे में सपोर्ट है। केसोराम में 94 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 108 रुपए का पहला टारगेट, 114 रुपए का दूसरा टारगेट। 4 से 5 दिन का व्यू लेके काम करें। 114 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलने चाहिए और नीचे में 94 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा केसोराम के अंदर। ओके, खरीदारी करने की सलाह है केसोराम के अंदर। ये आपके लिए राय है सुमित जी की। हमारा मालामाल वीकली का स्टॉक है, पिछले साल से 46 के लेवल पर इसको रेकमेंड किया था, तो वहां से तो देखें तो आपको ऑलरेडी डबल गेन्स आ गई हैं। अक्टूबर में पिछले साल इसको रेकमेंड किया गया था, बट जैसा सुमित जी कह रहे हैं टेक्निकली भी अच्छा दिख रहा है। यहां से 10-15% की गेन्स आपको ये काउंटर दे सकता है। केसोराम खरीदारी करके चलें, ये राय आती हुई दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको मोमेंटम अच्छा बनते हुए दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जरा इस पर फिर से डालते हैं नजर। आज आपने देखा है कि एक्स डिविडेंड था तो थोड़ा एडजस्टमेंट भी हुआ, हालांकि छोटा 2 रुपए का डिविडेंड था, उसका एडजस्टमेंट था, बट अब मोमेंटम में आते हुए दिखा है थोड़ी देर पहले। जरा इस पर राय दें बंसल जी। एक बार फिर से मूव आ रहे हैं 250 के लेवल से, ये टच कर चुका है पहले से ही। ट्रेडिंग के लिहाज से कोई और एक्शन जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। एक्स डिविडेंड भी हुआ है स्टॉक और स्टॉक आज भी हाइस के अराउंड ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया है, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें। अगर निवेश के लिए करना है तो गिरावट पे खरीदना चाहिए, और अगर ट्रेडिंग के नजरिए से लेना है तो दीपांशु यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बैठता है वो बैठता है 236 का, 236 का एक स्टॉप लॉस बैठता है। तो करेक्शन पे लेने की राय है 242, 241 के अराउंड मिलता है, तो उन स्तरों के अराउंड 236 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे 255, 256 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी 256 के टारगेट के लिए, ये आप रखिए नजर। बंसल जी, इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो वरुण हाईलाइट कर रहे हैं अभी, कि ये जब भी स्टॉक मूव करता है ये आफ्टरनून में ही मूव आती है। सेकंड हाफ में यूजुअली ज्यादा एक्टिव रहता है। कोई पर्टिकुलर वजह बंसल जी जो सेकंड हाफ में ज्यादा एक्टिव रखता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी? हालांकि गेन्स तो आपको दमदार देता है जब भी मूव करता है। देखिए दीपांशु, वजह तो ये वरुण नहीं बता पाएंगे, बट एक चीज है कि जो स्टॉक सेकंड हाफ में मूव करते हैं अमूमन, मतलब कि उनकी क्लोजिंग भी अच्छी होती है, तो अच्छा माना जाता है जहां पे क्लोजिंग अच्छी होती है। तो सेकंड हाफ में अगर मूव अच्छा हो, ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो रही हो, तो स्टॉक की स्ट्रेंथ होती है। अब ये सेकंड हाफ में क्यों मूव करता है, ये वरुण ही इस पे रोशनी डाल पाएंगे। बिल्कुल, तो वरुण से बोलेंगे कि कुछ और नतीजे, कुछ और डिटेल्स निकाले इस खबर के बारे में। इनफैक्ट वरुण हमारे साथ हैं ही तैयार। वरुण, आप ही की ऑब्जर्वेशन है तो बताइए, कोई स्पेशल व्यू कि ये सेकंड हाफ में ही इतना एक्टिव क्यों रहता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी जब भी मूव देता है? नहीं, कोई स्पेशल रीजन तो मुझे पता नहीं, लेकिन दीप आप इसका चार्ट निकाल के देख लीजिए। अक्सर आपको देखने मिलेगा कि सेकंड हाफ और खासकर 1-2 बजे के बाद में ये स्टॉक बहुत एक्टिव हो जाता है और इसके बाद में आप देखते हैं कि 4, 5, 10% के आसपास के मूव इस काउंटर में देखने मिलते हैं। रीजन मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, ये ट्रेंड अक्सर पिछले कुछ दिनों में देखा गया है।
चलिए, तो जैसा भी है एटलीस्ट रिटर्न्स तो दमदार देता ही है। और आपको याद होगा रिकमेंडेशन भी आई थी SIP स्टॉक में 7 हफ्ते पहले, और वहां से देखिए JSW एनर्जी जबरदस्त गेन सिखा चुका है। 150 के करीब रेकमेंड किया था 200 और 250 के टारगेट्स के लिए। 250 के टारगेट्स ऑलरेडी ये काउंटर हिट कर चुका है और बहुत ही छोटे पीरियड में आप बढ़िया गेन्स इस काउंटर से ले चुके हैं। तो JSW एनर्जी एक आउट परफॉर्मिंग SIP स्टॉक हमारा, और इसके साथ ही कई सारे और SIP स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपने अच्छी मूव्स आती हुई देखी हैं। AB फैशन डालिए इस पर नजर। अभी मैं बात कर ही रहा था कि कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स मूव दिखाते हुए दिख रहे हैं। AB फैशन ये भी एक और काउंटर है जिस पर आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। वागले साहब जरा AB फैशन के चार्ट देखें सर, 3% ऊपर है। कोई ट्रेड का मौका या BTST कॉल बनती हुई दिखती है इस पर? दीपांशु, पैटर्न तो मेरे लिए क्लियर है नहीं। मैं 3% ऊपर तो है, बट पैटर्न तो मेरे लिए क्लियर है नहीं। मैं 3% ऊपर तो है, बट मुझे लगता है 227 228 में इसका एक रेजिस्टेंस है जो इतनी इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा। वीक तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन लिमिटेड अपसाइड की मैं बात करूंगा। ओके, तो ये है आपके लिए AB फैशन जहां पर आपको रखनी है नजर रखिए CCL प्रोडक्ट्स पर। अभी एक बढ़िया स्पाइक इस पर आती हुई दिख रही है। पिछले कुछ 5 मिनटों की चार्ट देखें तो 6% स्पाइक आ रही है और डेज हाई पर है काउंटर। 12% की तेजी के साथ CCL प्रोडक्ट्स ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अनिल जी, आपकी पसंद रही है? अगर टाटा कॉफी की बात करें तो वो, CCL प्रोडक्ट्स की बात करें वो, दोनों ही दमदार एक्शन में हैं और दोनों के टारगेट्स हिट होते दिख रहे हैं। पर CCL प्रोडक्ट्स पर स्पेशली राय दें सर, यहां पर भी टारगेट हिट 12.5% ऊपर इस समय। दीप, सब चलेंगे। आप सी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग स्टॉक के प्राइसेस देख रहे हैं कि 10%, 12%, 15% बढ़ गया। आप ये जो जिस बिजनेस में उन प्रोडक्ट के दाम देखो ना, अगर ग्लोबली कॉफी के दाम 30, 40%, 45% बढ़ गए तो फिर स्टॉक 20-30% बढ़े तो कौन सी बड़ी बात है, राइट? तो अल्टीमेटली कल फिर से कॉफी के दाम 10% बढ़े हैं। एक हफ्ते में 14%, 3 दिन में 15% पहले बढ़े थे, 10%, यानी कि हफ्ते भर में आपके 25% से ज्यादा बढ़ गए। महीने भर में मैं कल देख रहा था डेटा 35% थे और कल के 10% और जोड़ दो तो महीने भर में 40-45% दाम बढ़ गए। तो ऐसे में ये स्टॉक चलेंगे, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई बहुत हमने लॉजिक लगा के बोला हो ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 5-7 दिन के लिए पोजिशनल व्यू के लिए खरीदिए कैश मार्केट के स्टॉक्स को और लंबा रखिए। आप ये देखिए, टाटा कॉफी देखिए, शुगर के शेयर सारे देखिए, एक एक करके सारे शुगर शेयर हमारे सारे टारगेट पे पहुंचे हैं। इवन आप चाय के शेयर आज देखिए, आज हमने चाय के शेयर सबसे पहले पकड़े और चाय के शेयर जिस तरह से तेजी दिखा रहे हैं, ये सारे शेयरों में अच्छी तेजी बनेगी। मैं यही सलाह दूंगा, अभी भी अगर आपको लगता है भाई ठीक है 5-7 दिन में इतना बढ़ गया, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मेरे तो सारे टारगेट आ गए, तो मैं तो कह सकता हूँ आसानी से भाई टारगेट आगे बुक कर लो। लेकिन मेरा ये समझना है, होल्ड करें। ये मार्केट पिछला साल 1.5 साल का ऐसा रहा है, जिन लोगों ने शेयर को होल्ड करके रखा है, आराम से बैठे रहे, पकड़ के रखा है, उनको पैसा ज्यादा बनाए, बजाय कि ये बेच के दूसरा ले लूं, दूसरा बेच के तीसरा ले लूं, तीसरा बेच के चौथा, उसमें पैसा नहीं बनाए। पैसा उन लोगों का बनाए जो पकड़ के बैठे रहे, और उसमें आराम से रिवॉर्ड कब आता है, एक दिन में अचानक से आपको पता नहीं चलता। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले ताकि आपका मुनाफे का सौदा नुकसान में न जाए। लेकिन आपके सामने इसमें किसी की अच्छा, इसमें आप खुद ट्रैक कर सकते हो, मेरी राय की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ जाकर है ना, आप गूगल पे टाइप करेंगे आज कॉफी का दाम क्या है ग्लोबल मार्केट्स में। अगर आपको लगता है कॉफी का दाम किसी दिन 5% गिर गया, कुछ 4% गिर गया, अचानक से कुछ ऐसा हो गया, तो आपको चिंता करनी है। जब तक दाम मजबूती के साथ बने, चिंता मत कीजिए, होल्ड कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मुझे लगता है दीप, खरीदारी करके रखें, इनको आराम से शांति से बैठें। जैन साहब की भी एक बार राय ले ली जाए। जैन साहब बोलिए। बहुत सही। देखिए, आप कमोडिटी प्राइसेस को देखकर स्टॉक्स की चाल तो हमने कई सालों से देख ही रहे हैं, भले वो आयरन एंड स्टील हो या शुगर हो, और जनरली कमोडिटीज को देखकर काफी बार रेकमेंड भी किया स्टॉक। और ये तो जबरदस्त कॉफी में आग लगी हुई है और ऑलरेडी हॉट, और CCL प्रोडक्ट्स जेम स्टॉक भी था और आपने भी रेकमेंड किया रिसेंटली। एंड बहुत ही जो आप कह रहे हैं कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, बिल्कुल वही एक एग्जाम्पल है। BBTC मैंने सुबह भी जिक्र किया था, और चाय, चीनी, चावल, कॉफी, ये सारे C वाली चीजें चल रही है। और चाय वाले स्टॉक्स भी आज जबरदस्त, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में भी काफी डिमांड आ जाती है। तो आज सुबह यूनाइटेड नीलगिरी टी की बात की थी, वो 20% सर्किट में है। फिर जयश्री टी भी चल रहा है, रोसेल इंडस्ट्रीज अच्छा चल रहा है, उनके रिजल्ट्स अभी देखना बाकी है। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश। मुझे लगता है कि ये टी स्टॉक्स पे भी ध्यान दे, और कॉफी स्टॉक्स तो चल ही रहे। टाटा कॉफी अगेन ए गुड बाय,
सो BBTC पे भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे मुझे दूसरी वैल्यू भी और दिखती है, होल्डिंग कंपनी वाली भी, और वहां पे बिजनेस भी है कॉफी का, प्लांटेशंस का। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से कॉफी स्टॉक्स, और इस स्पेस से जुड़े हुए काफी काउंटर्स जो आपको बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। अनिल जी, एक और स्टॉक जिस पर आपकी राय लेनी थी सर, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, यहां पर भी अच्छी मूव आती हुई दिखी है। कुछ ही समय इस पर बात की गई थी पिछले हफ्ते, बट एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पर भी राय दें सर। 418 के आसपास इस काउंटर पर हमने करी थी चर्चा, और वहां से भी हमने देखा है कि मूव आती हुई दिखी है। इस समय 490 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो जहां से 10 दिन में अगर रिकमेंडेशन के लेवल से देखें तो लगभग आपको 20% के गेन्स आते हुए दिख रहे हैं। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पर क्या व्यू है सर? होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल भी कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी में बेचना भी नहीं चाहिए। देखिए, कोई स्टॉक जल्दी चल जाता है, कोई किसी में वक्त लगता है। कौन सा स्टॉक कब चलेगा, कितना चलेगा, ये अंदाजा लगाना अपनी काबिलियत के बाहर की चीज़ है। मैं कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। वो कभी कभी होता है कि कोई स्टॉक बिल्कुल ही ना चले किसी दिन। फॉर एग्जाम्पल, ओरेकल फाइनेंस भी 3 दिन पहले दिया था, वहीं का वही है। अब वो उसको जिस दिन चलना होगा चलेगा, वो हमें थोड़ी पता है किस दिन चलेगा। वो पता होता तो बात ही क्या थी। तो एवरेस्ट इंडस्ट्रीज थोड़ा जल्दी चल गया, लेकिन टारगेट वही है, चले जल्दी या चले बाद में। आराम से इसे होल्ड करिए लंबे समय के लिए। और देखिए, मुझे याद है जैन साहब ने मुझे मैसेज भी भेजा था कि आपने क्या इंटरेस्टिंग इस पर लॉजिक दिया, क्योंकि जैन साहब को तो क्या ये एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स वाला जो है, जो इनका फैमिली बिजनेस रहा है, बड़ी इनकी गहरी पकड़ है। रैमको, विसाका, HIL मैंने कहा भी था उस दिन जब जैन साहब ने रिकमेंड किया कि ये मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था, हम सोच रहे थे, लेकिन जैन साहब ने दे दिया जेम्स में। एवरेस्ट, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर अब देखिए जिस तरह से मेटल्स और स्टील के दाम बढ़ गए ना, तो कई जगह स्टील की शीट्स की जगह लोग है ना एस्बेस्टस सीमेंट की शीट्स यूज करेंगे। एक ये चीज है। दूसरा, इनके जो एक्सपांशन प्लान है उसका इनको फायदा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से भले ही बढ़ गया हो जल्दी से बढ़ जाने का मतलब ये नहीं कि आपको बेच ही देना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के तौर पर अपने रखें। हाँ, प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना आपको जरूर आना चाहिए। जैन साहब, आपकी राय एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पर और इस पूरी स्पेस पर? बिल्कुल आई एम वेरी बुलिश, और बहुत सही आपने उस दिन लॉजिक दिया था। और ये लॉजिक में मेरे पेरेंट्स से सुनता था, मतलब पापा से, कि भाई ये ऐसा होता है जब ये बहुत भाव बढ़ जाते हैं स्टील के शीट के, GPGC शीट के, तो अपनी एवरेस्ट के और राइनो आसाम में एक ब्रांड है जिसकी हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो बोला उनकी सेल्स बढ़ जाती है एस्बेस्टस शीट्स की। एकदम सही बोल रहे हैं, और वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो सरकार का भी स्वच्छ भारत और ओवरऑल अफोर्डेबल हाउसिंग और इन सब को लेकर जो फोकस है, और काफी बजट्स हैं, तो उसके ये बहुत बड़े बेनिफिशियरीज, और वेयर हाउसिंग के ऊपर और लॉजिस्टिक्स के ऊपर, क्योंकि ये कंपनियां प्रीफैब और इन सब में भी बहुत एग्रेसिव हो चुकी है। तो विसाखा, HIL, रैमको, एवरेस्ट, सह्याद्रीज, ये सारे मैंने स्टॉक्स को 1 by 1 जैन साहब के जेम्स के सीरीज में भी रेकमेंड किया। और HIL तो आज का गजब का चल रहा है। आज हमारी नजरें अभी एवरेस्ट पे है, मगर HIL आप देखिए अनिल जी 11% आज तेज है, तो जबरदस्त है। बाकी सारे स्टॉक्स टूटे हुए हैं, बट HIL इन सब में से मुझे इसलिए सबसे बढ़िया लगता है, ये कंपनी जबरदस्त इवॉल्व हुई है, फुल फ्लेजेड बिल्डिंग मटेरियल्स और बिल्डिंग सॉल्यूशंस कंपनी। और सुनील सिंघानिया साहब का जो वो है एबैकस, वो भी HIL में पिछले 4-5 क्वार्टर से खरीद रहा है। तो मुझे लगता है कि हम वेरी बुलिश, एंड HIL मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं अगर थोड़ी बोल्डली और थोड़ी बड़ी बात करूं तो 5 फिगर में भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी आने वाले कुछ साल में। क्योंकि मुझे याद है जून 2012 में मैंने ये स्टॉक 300 पे रेकमेंड किया, और वहां से आज 15 गुना तो हो चुका, और ऐसा ही कुछ आगे भी मूव देगा। ओके, तो ये है आपके लिए HIL, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, दोनों एक्शन में आ रही हैं। और एक और काउंटर, कुणाल जी आप जरा चार्ट पुल अप करिए, KPR मिल्स, इसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, और मजबूत नतीजे हैं जो हम एनीवे एक्सपेक्ट कर ही रहे थे टेक्सटाइल सेक्टर से। स्पेशली आप अच्छी परफॉर्मेंस दिख रहे हैं। आय देखिए 540 करोड़ से बढ़कर 900 करोड़ की आई है। मुनाफा 60 करोड़ से बढ़कर लगभग 170 करोड़ का आते हुए दिखा है। कामकाजी मुनाफा 120 करोड़ से बढ़कर 224 करोड़ का आया, तो कामकाजी मुनाफा लगभग डबल हुआ है, और मार्जिन भी बढ़कर आए। मोर इंपॉर्टेंटली स्टॉक स्प्लिट हुआ है 1:5 का, वहां पर आपको रखनी है नजर। और एक और खबर आती हुई दिख रही है कंपनी की तरफ से, एक्सपेंशन करने वाले हैं गारमेंट फैक्ट्री में, और जो इस समय की थीम है एथेनॉल, उस पर भी कंपनी फोकस करने वाले हैं। शुगर कम एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए कंपनी अब कामकाज करेगी, तो ये भी एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। तो KPR मिल्स, कुणाल जी जरा इसके चार्ट से देखकर बताएं सर, दमदार अपडेट, स्टॉक स्प्लिट और साथ ही एथेनॉल प्लांट लगाने की
फोकस। देखिए सुपर स्टॉक है दीपांशु, सबसे पहले डिस्क्लेमर है, मेरा निजी निवेश है, बहुत ही ज़बरदस्त काउंटर है और इसमें आपको बहुत ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मेरी राय में देखिए अब आज इसमें एक बड़ा मूव आया है, एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, 1900 का लेवल स्टॉक ने पार किया है। हर गिरावट में इसको बाय करके चले, मुझे स्टॉक 2400 2450 तक के लेवल्स तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो गिरावट में मेरी खरीदारी की राय है। और अगर मान लीजिए आपने पहले से खरीदा हुआ है तो एक स्टॉप लॉस रख लें अब 1900 के आसपास, 1900 के नीचे जाने पर एग्जिट करें, अन्यथा बने रहें स्टॉक में, मुझे लगता है और बड़ा अपसाइड बनेगा। ओके, इस स्टॉक में बड़ा अपसाइड बनने की तैयारी है। 2000 के पार निकलता हुआ KPR मिल्स, ये है एक बेहतरीन स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। और दीप देखिए हमारे बात करते करते CCL प्रोडक्ट अब 17% मजबूत होता हुआ दिन के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, 490 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो कॉफी और चाय और शुगर तीनों में जितनी पीनी है पहले पी लीजिए, महंगी होने के पहले, ये सलाह है। अगर फिर भी आपको लगता है भाव ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो फिर आपके पास एकमात्र तरीका यही है, शेयर खरीदकर वहाँ मुनाफा कमाएं ताकि आपको भाव बढ़ने का पिंच ना हो। आइए बढ़ते आगे और विश्वेश जी के लिए बिगुल और उसके बाद वागले साहब के लिए भी एक बिगुल आएगा। कतार में विश्वेश जी पहले निकले हैं, विश्वेश का विशेष। ओके, तो विश्वेश जी तैयारी कर रहे हैं अपनी, तब तक आप वागले साहब के लिए बिगुल बजा दिया जाए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, हमने मॉर्निंग में हिंडाल्को की बात की थी 411.12 में, अभी 416 है, नीचे में 410 तक जाके बाउंस अच्छा हुआ है। मैं उसी स्टॉक को वापस BTST के तौर पे रिकमेंड करूंगा। अभी 416 415 ये रेंज में लिया जाए, 411 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे 425 के लेवल्स कल दिखते हैं। 125 तक के टारगेट के लिए हिंडाल्को में करें खरीदारी, हिंडाल्को ही मजबूती के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में, ये है स्टॉक आपके लिए। आइए विश्वेश जी हमारे साथ हैं लाइन पर, फोन लाइन पर। विश्वेश जी क्या हुआ, आप तो लाइव थे, अचानक से फोन पे कैसे शिफ्ट हो गए? अनिल जी मेरे यहाँ पावर गया है और इसकी वजह से फीड जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन फोन लाइन चालू है। बिल, हाँ पावर, लाइट का बिल टाइम से नहीं भरा आपने? अनिल जी टाटा पावर पे लॉन्ग रिकमेंडेशन है और वही दिक्कत दे रहा है। अरे ऑटो डेबिट फैसिलिटी का इस्तेमाल करिए। कभी कभी देखा, आप इतने बड़े आदमी है विश्वेश जी, भूल जाते हैं कई बार कि बिल की ड्यू डेट आ गई। अब आपके पास सेक्रेटरी तो कोई है नहीं जो आपको बार बार बताए कि भाई सर बिल भर दीजिए, ये आपका काम बाकी है, तो रह जाता है। तो इसलिए और कुछ नहीं हो तो फिर कोई अच्छा दोस्त रखिए, जैसे कुणाल जी ने रखा है बंसल जी को, जो आपको याद दिलाता रहे। अच्छा बताइए सर, अभी पहले तो ये बताइए कौन सा स्टॉक आपने चुना है? अनिल जी देखिए, मनप्पुरम जो है वो कंसिस्टेंट स्ट्रांग है और मेरा ये मानना है कि मुथूट फाइनेंस भी सिमिलर परफॉर्मेंस देना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में भी वो लोअर लेवल से रिवर्स हो गया था। अभी 1560 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, तो 1530 के स्टॉप लॉस से मुथूट फाइनेंस में लॉन्ग लेना चाहिए। अनिल जी मुझे लग रहा है कि ये लार्जर ब्रेकआउट तो हो चुका है, उसके बाद में बिकॉज ऑफ मार्केट अभी तक नहीं चला है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है मनप्पुरम के पीछे पीछे ये भी चलना चाहिए। तो 1600 और 1640 के टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस को करना चाहिए लॉन्ग 1530 के स्टॉप लॉस से। ओके, 1600 और 1640 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी मुथूट फाइनेंस में। अच्छा, ये अभी जो हमने विश्वेश जी से बात की, जैन साहब आपको ऐसी थोड़ी फीलिंग मस्ती की पाठशाला वाली नहीं है? एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मस्ती की पाठशाला कर रहे हो। एकदम एकदम अनिल जी, वैसे ही आपको देख के तो ना जिस तरीके से आप माहौल बनाते हो, ऐसे मार्केट कठिन समय में जो लास्ट टाइम था और उसमें लोगों को आप हंसी राजी खुशी लोगों का पूरा जर्नी किया, और हर आदमी जो भी मिलता आजकल कहीं कोई पार्टी में जाए, कोई फंक्शन में जाए, बोला अनिल जी है तो हमारा सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक टाइम पास बहुत बढ़िया होता है। अब उनको टाइम पास और ज्ञान दोनों एक साथ मिल रहा है, तो मस्ती की पाठशाला तो पूरा ही है सर, ये मस्ती और ज्ञान। बट यस, मुझे लगता है अनिल जी इस बार मस्ती की पाठशाला होनी चाहिए अपनी, और फ्रेंडशिप डे का भी वो है, माहौल है, और आपने तो आज मस्त माहौल बना ही रखा है। थैंक यू सो मच। पक्का
एक मिनट रुको, सुमित जी से पूछता हूँ, क्योंकि सुमित जी की क्या बर्थडे गई नहीं इसी हफ्ते में, तो सुमित जी पता चले वीकेंड वगैरह पे बिजी हो ज्यादा। सुमित जी अगर बोले तो फिर प्लान करें। सुमित जी, मस्ती की पाठशाला रखी जाए फ्राइडे को? अनिल जी, आप मस्ती की पाठशाला रखिए, सारे प्लान कैंसिल और सिर्फ मस्ती की पाठशाला करेंगे। वाह, ये हुई ना बात। तो अच्छा, अभी वो अगस्त में वो आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा आप जो मनाते हैं ना सबके साथ में, सुमित जी, जय ठक्कर, अब हम तो हाँ, मैं नहीं बनाता, क्या मैं नहीं बनाता, कौन सा नहीं बनाता? देख, जो हम मनाते रक्षाबंधन, आप मनाते फ्रेंडशिप डे वाला, जन्माष्टमी। हाँ, वो फ्रेंडशिप डे, जो मैं वागले साहब वगैरह हम मनाते हैं रक्षाबंधन और आप सब लोग मनाते हैं फ्रेंडशिप डे। तो एक काम करते हैं कि इस बार की मस्ती की पाठशाला फ्रेंडशिप डे के ऊपर ही रखते हैं, ठीक है? तो इस बार की मस्ती की पाठशाला का टॉपिक सुन लीजिए। टॉपिक ये रहेगा कि आप किससे दोस्ती करेंगे और क्यों। लेकिन ये दोस्ती है ना, मतलब की होनी चाहिए, किसी न किसी मतलब की, ऐसे नहीं। मतलब दो तरह के दोस्त होते हैं। एक तरह के दोस्त वो होते हैं कि जो आपके मतलब है ना जरूरत पड़ने पर काम आएंगे, एक तरफ दूसरे दोस्त होंगे जो जरूरत पड़ने पर पक्का काम नहीं आएंगे। तो सब तरह के दोस्त होते हैं, सब तरह के होने भी चाहिए। तो आपको ये बताना है आप किससे दोस्ती करेंगे और क्यों करेंगे, लेकिन ये दोस्ती सिर्फ मतलब की होनी चाहिए, कोई न कोई मतलब वाली होनी चाहिए। ये इस बात का टॉपिक है। जैन साहब मंजूर हो तो मस्ती की पाठशाला में आगे बढ़े। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मजेदार टॉपिक है सर। आप कुछ तो बचपन के दोस्त होते हैं और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आप बोलो कि मतलब वाली बात भी है। ठीक है, दुनिया है, दस्तूर है, सब होगा। बिल्कुल फैंटास्टिक टॉपिक, मजा आएगा अनिल जी। और लंबे ड्राई स्पेल के बाद, बहुत लंबा समय हो गया जी कुणाल जी, जी तो कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं। कुणाल जी, इस बार फ्रेंडशिप डे स्पेशल, आप किससे दोस्ती करेंगे और क्यों? और ये दोस्ती प्योरली मतलब की होनी चाहिए, काम निकालने वाली होनी चाहिए। एकदम ऐसा नहीं कि मतलब मैं तो बिल्कुल भाई हूं आपका, ये वो, वैसा नहीं। वो सब हमको पता है, ये सब ऊपर दिखाने वाली है। अंदर जो काम के लिए जो दोस्ती की जाती है ना, वो वाला टॉपिक है मंजूर किया जाए? अनिल जी, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। अनिल जी, ख्याल कहां से आया आपको? अनिल जी, मेरी जिज्ञासा है, कहीं किसी पे शंका तो नहीं है अनिल जी? शंका नहीं, मेरे साथ बहुत लोग करने की कोशिश करते हैं। अब सबको लगता है कि चलो वो होता भी, देखिए होना भी चाहिए। लगता है, सबको लगता है कि अनिल जी से दोस्ती करें या जैन साहब से दोस्ती करें तो बहुत फायदा हो जाएगा। वो लगता है, आपको भी पता है, आप जहाँ भी फंक्शंस में जाते होंगे या आसपास लोग घेर लेते होंगे, पता चलता है कि 2-4 टिप इधर से निकलेगी, 2-4 उधर से निकलेगी, सबको विच इज नेचुरल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो चलिए सीरियसली न लें, मस्ती का माहौल है। तो इस बार की मस्ती की पाठशाला शुक्रवार को 3:30 बजे हमारे सभी एक्सपर्ट्स के साथ। जी सुमित जी बोलिए। अनिल जी, जब आपने बोला ना कि अगस्त में बनाते हैं, तो मुझे एक बार के लिए लगा कि रक्षाबंधन के ऊपर कोई टॉपिक है। नहीं, उसमें भी आएगा, चिंता मत करें, उसमें भी आएगा। लेकिन फिलहाल आप पहले मस्ती की पाठशाला में दोस्ती पर हम ये वाला स्पेशल शो करने जा रहे हैं। उसके बाद आप आगे भी कुछ और आपके लिए आएंगे इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक। चलिए, फिलहाल बाजार थोड़ा रिकवर होकर 15,700 के ऊपर क्लोजिंग देने को तैयार है, 15,750 के आसपास। और आशीष तैयार है बताने के लिए, वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। आमतौर पर स्टॉक बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कल भी 2 घुसने की तैयारी में थे लेकिन घुस नहीं पाए। तो आज का माहौल क्या है देख लेते हैं। बैन से बेनिफिट, आशीष, अगर स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला कोई काम होता तो वो डिपार्टमेंट आपके जिम्मे ही आता। बैन से निकलने आने जाने के ट्रैफिक मूवमेंट को पूरा कंट्रोल करते हैं आशीष। बताइए आशीष, ट्रैफिक का क्या हाल है? अनिल सर, फिलहाल 4 स्टॉक जो है बैन में चल रहे हैं। बैन में से एक स्टॉक बाहर निकलने की तैयारी है। कैनरा बैंक, यहाँ पर देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 77% होगी, 80% से नीचे आ गई है। तो कैनरा बैंक पक्का है कि स्टॉक जो है बैन से बाहर आएगा। बाकी के जो 3 स्टॉक है बैन में बने रहेंगे। कोई स्टॉक ऐसा है नहीं जहां पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई हो। लेकिन 3 स्टॉक ऐसे जहां पर नजर रखनी चाहिए। एक तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, जिसने कल भी प्रयास किया था। हालांकि कल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है क्लोजिंग के समय करीब 90% के पास आकर अटक गई थी। अब फिलहाल 98.36% है। थोड़ा सा डाउट है, हो भी सकता है कि आ जाए, लेकिन थोड़ा डाउटफुल है।
कैडिला, इसकी पूरी संभावना बन रही है क्योंकि 101% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, 95% के मार्क को क्रॉस कर दिया है। और सन टीवी ये दोबारा री एंट्री करने जा रहा है, इसकी तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो 120% हो गई है, तो एंट्री हो सकती है सन टीवी और कैडिला की। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्लाइट चांसेस है और कैनरा बैंक जो है बैन से बाहर आएगा। ओके, तो कैनरा आएगा बैन से बाहर, पर उसके सामने एक दिन बाहर रहने के बाद वापस फिर से एंट्री करने के लिए तैयार हैं कैडिला और सन टीवी। नजर रखिए इन दोनों काउंटर्स पर भी। इंडिया बुल्स पर देखते हैं, शायद बैन में आए शायद नहीं आए, बट एक्शन भरपूर रहा है उस चार्ट पर भी। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज आईपीओ अब तक करीब 2.4 टाइम्स भरते हुए दिख रहा है, तो पहले दिन ही बढ़िया रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिला है। आइए चलते हैं जय ठक्कर के पास कैश के ऑप्शन के लिए। बताएं जय। जी, गुड आफ्टरनून टू दीपांशु, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, एक छोटा सा अपडेट पहले तो कि सुबह मनपुरम पर हमने कैश का ऑप्शन दिया था और स्टॉक आज का टॉप गेनर है, वन ऑफ द टॉप गेनर है, उससे 8% से ज़्यादा ऊपर है, तो उसके सारे ही टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। अभी इंडेक्स पर एक व्यू लेना चाहूँगा मैं। दीप, ये जो हमें आज एक सेलिंग देखने मिली, इनफैक्ट ये एंटिसिपेट की थी हमने आज के आफ्टरनून शो में। इनफैक्ट हमने एक सेल का कॉल भी दिया था निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसके भी सारे टारगेट्स हासिल हुए, एग्जैक्ट अच्छे लेवल्स पर आ चुका है। इनफैक्ट 15,700 पर जो हिसाब से सपोर्ट लिया है, आई थिंक लोअर एंड ऑफ द रेंज पर आया है 15,650। इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज बताऊँ दी तो 15,640 का एक सपोर्ट है निफ्टी पर। आई मीन जब तक वो होल्ड करता है यहाँ से एक बाउंस देखने मिल सकता है। सो निफ्टी का 15,700 का कॉल खरीदने की मेरी सलाह है, बट ये वीकली एक्सपायरी नहीं, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का, दैट इज 5 अगस्त के एक्सपायरी का 146 पर ये ट्रेड कर रहा है दीप, तो इसको ये खरीदना है 146 पर। यहाँ पे दीपांशु स्टॉप लॉस रखेंगे हम 109 पर, एंड ऊपर में जो टारगेट इसका बनेगा, फर्स्ट टारगेट इसका रहेगा 187 का, एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो 205 का है। 187, 205, ये दो टारगेट्स के लिए 15,700 का कॉल खरीदे निफ्टी में। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो 15,800 का एक ब्रेकडाउन आया, उसके बाद 15,700 के टारगेट्स आने थे, अब हमें बाउंस बैक लगभग ऊपर में 15,820 तक देखने मिल सकता है निफ्टी में, ऐसा मेरा मानना है। सो लगभग 70-80 पॉइंट का तो एक बाउंस आएगा पहले, और वहां से अगर तेजी आई तो और ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे, अदरवाइज फिर से कंसोलिडेट हो सकता है, बट एक बाउंस तो आ सकता है। ओके, तो एक बाउंस जरूर आ सकता है और उसके लिए तैयारी करनी है। और जय, आप अगले हफ्ते की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, राइट? 5 अगस्त की जो एक्सपायरी है। बिल्कुल दीप, 5 अगस्त की एक्सपायरी का ये कॉल ऑप्शन है 15,700 का। ओके, तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन खरीदना है 15,700 का निफ्टी पर। यह है आपके लिए जय की राय। पर आइए, मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस समय, क्लोजिंग से पहले क्या करके जाए अपनी पोजीशंस का, इसके लिए चलते हैं अनिल जी के पास। सर, ग्लोबल मूड माहौल बिल्कुल वैसा ही है सर जो हमने लास्ट चेक किया था। थोड़ा डाउ फ्यूचर जरूर निचले स्तरों से सुधरे हैं, 200 पॉइंट्स नीचे थे एक घंटा पहले। अभी अगर आप देखें तो 150 पॉइंट की सुस्ती आपको वहां से आती हुई दिख रही है। यूरोप में भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। अच्छी बात है कि और गिरे नहीं है यूरोप के बाजार। आधे से 5% की गिरावट आपको यूरोप में आती हुई दिख रही है। तेल में तेजी बनी हुई है, गोल्ड पर थोड़ा दबाव है, उनकी बॉन्ड यील्ड वापस दबाव में आ रही है। अमेरिका की 1.28% पर पिछले 2 दिनों से थी, अब 1.25% के करीब आती हुई दिख रही है। बताएं सर, क्या करके जाना चाहिए? दीप, मेरे ख्याल से न्यूट्रल रहकर जाने में समझदारी है। कोई खास ऐसा बहुत बड़ा मूव आने की चांस कम है। नीचे में देखिए 15,750 के आसपास बंद हो रहे हैं। 15,700, 15,850 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे का दिखता है, तो खरीदने के लिए 15,700 और उसके नीचे के लेवल ठीक है। ऊपर में थोड़ा 15,850, 15,900 की रेंज में आएगा तो वहां बेचने के लिए लेवल ठीक है। तो मैं आज के लिए फ्रेश ट्रेड लेने की राय नहीं दूंगा। कल देखी जाएगी। बैंक निफ्टी भी 34,800 पर बंद हो रहा है, 34,500, 600 नीचे, 35,000, 35,100 ऊपर की तरफ बीचों बीच में बंद हो रहा है। तो कोई क्लियर व्यू नहीं है, और जब व्यू नहीं हो क्लियर तो कोई जरूरी तो है नहीं कि रोज करना जरूरी है या पोजीशन होनी चाहिए। अगर आपकी पोजीशन है तो आप हेज करके चलें। अगर लॉन्ग करके जा रहे हैं तो 15,600 का पुट खरीद लीजिए, शॉर्ट करके जा रहे हैं तो 15,900 का कॉल खरीद लीजिए, और अगर आपको बेचना है तो 15,900 का कॉल बेच दीजिए, 15,600 का पुट बेच दीजिए। 150 पॉइंट इधर, 150 पॉइंट उधर। सिंपल सी चीज है। 1% ऊपर नीचे के रिस्क के हिसाब से आपको ट्रेड कर लेना है। जी।
बिल्कुल, तो न्यूट्रल रहिए। अनिल जी कल भी आपको कह ही रहे थे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज सुबह अच्छी शुरुआत हुई और उसके बाद बाजार ने अपना मोमेंटम थोड़ा लूज कर दिया। रेंज बाउंड मार्केट है, एक्सपायरी का हफ्ता है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी वहां से आपको आती हुई दिख ही रही है, इसलिए न्यूट्रल रहें और अगर पोजीशन है तो अकॉर्डिंगली हेज करके जाएं। ये है आपके लिए क्लोजिंग पर जाते हुए अनिल जी की सलाह। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ मूव करते हैं, कुछ और फाइनल कॉल्स ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। कुणाल जी, एक गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट देखिए, आज सुबह भी अच्छे मोमेंटम में था, फिर थोड़ी गिरावट आई बाजार के मूड माहौल के साथ। अब क्लोजिंग के समय फिर से थोड़ी तेजी में आए हैं, 1000 के लेवल के करीब है। क्या गोदरेज कंज्यूमर पर बीटीएसटी बनता है, कंसिडरिंग डिफेंसिव स्टॉक भी है ये सर? बिल्कुल दीपांशु, चार्ट बहुत जबरदस्त है। थोड़ा सा मोमेंटम मुझे कम दिखता है, लेकिन जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक में आपको पोजिशनल बेसिस पर बिल्कुल बाय करना चाहिए। 1000 के पार जाने के लिए बिल्कुल तैयार है स्टॉक और मुझे लगता है कि 1050 तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे तो बाय करके चले। बीटीएसटी में हो सकता है कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन 1050 के लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे अगर आप इसको पोजिशनल बेसिस पर रख लें तो। ओके, 1050 के लेवल्स इस पर आते हुए देख सकते हैं पोजिशनल बेसिस पर। फिलहाल अगर आप देखें तो इवेंटफुल डे के बाद 2% ऊपर बंद होने की तैयारी है। सुमित जी, एक पीरामल एंटरप्राइजेस पर राय दें, क्योंकि सुबह एक बढ़िया ब्रेकआउट आया था, एट 1.5-5.5% की तेजी दिखा रहा था, गेन्स के साथ ही बंद हो रहा है 2-2.25% की। पीरामल पर क्या करना चाहिए सुमित जी? दीपांशु, एग्जिस्टिंग तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मेरे को लग रहा है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 2350 के ऊपर निकलेगा तब इस पर फ्रेश बाय बनेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले और एट द सेम टाइम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करें। नीचे में जो सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन रहा है इसका 2270 के आसपास का बन रहा है, तो 2270 जब तक टूटता नहीं है तब तक पोजीशंस होल्ड करें। 2350 का इमीडिएट हर्डर है, वो टूटने के बाद इसमें एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक पीरामल का सवाल है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर एक बार फिर से नजर डाल दीजिए। जब हम मूव पिकअप कर रहे थे तो 246-247 के करीब था, अब 255 के करीब काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है, तो बढ़िया मूव जेएसडब्ल्यू एनर्जी में फिर से आती हुई दिख रही है। जिंदल 100 एक और काउंटर जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा है, आज तेजी के साथ क्लोज होते हुए दिख रहा है। वागले साहब, फोर्टिस हेल्थ, इस पर भी डालिए नजर। लंबे समय बाद यहां पर अच्छा एक्शन बना है, 4% की तेजी के साथ डेज हाई पर यह क्लोज होने के लिए तैयार है। क्या फोर्टिस हेल्थ पर कुछ करके जाना चाहिए सर? दीपांशु, अच्छा ब्रेकआउट है, आपने सही आइडेंटिफाई किया है। 254 का एक स्विंग हाई इसने ब्रेक किया है। मुझे लगता है कम से कम इसमें 275-280 तक की मूव ये कंटिन्यू होनी चाहिए, तो बाय करके चले 245 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 275-280। 3 से 4 दिन का व्यू है। बिल्कुल, तो फोर्टिस हेल्थ केयर पर रखिए नजर, अच्छा एक्शन इस पर आते हुए दिख रहा है। पर इसके सामने वॉकआउट पर आज आपने सुस्ती देखी है, जिस तरह से फार्मा शेयर्स पर कमजोरी रही है। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट का। बताएं सुमित जी। जो बाय का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक का भाव चल रहा है 658-660। स्टॉक का नाम है अपार। जी हां, बाय करें अपार, क्योंकि इसमें प्रॉफिट होगा छप्पड़ फाड़। स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक में ब्रेकआउट है, स्टॉक मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बड़ा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 2019 के हायर लेवल्स पे स्टॉक अभी आ चुका है। 690 का इसके अंदर पहला टारगेट बनेगा। 690 का लेवल भी टूट सकता है और 710 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो हफ्ते भर का व्यू लेके अपार इंडस्ट्रीज के अंदर खरीदारी करें। 635 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 690 रुपया और 710 रुपया ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे अपार इंडस्ट्रीज के अंदर। ओके, तो अपार इंडस्ट्री में आएगा रिटर्न छप्पर फाड़, ये है सुमित जी का कहना हमारा नहीं। सुमित जी, आजकल क्या कुछ ऑल्टरनेट करियर में आप कुछ मजबूती लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा लिखना बोलना शुरू करें कि कभी मार्केट करेक्शन में आ जाए, फिर मार्च 2020 जैसा हाल हो जाए, चले नहीं चले, तो हाथ में हुनर हो तो अच्छा रहता है। मतलब वो पहले भी मैं सोच रहा था, वो ले भगवान का नाम खरीदे कैसो राम, अभी भी वापस ऐसे अपार में कुछ ऐसा है, तो क्या मतलब क्या लाइफ में कुछ और करना बाकी रहेगी आपके, ऐसा कुछ करना चाहते हैं? अरे नहीं अनिल जी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई चीजों में अनिल जी कोरिलेशन बैठ जाता है और थोड़े से सेंटेंसेस बैठ जाते हैं तो वो ध्यान में आ जाता है, वरना ऐसा कुछ है नहीं प्लानिंग। अच्छा, फिर ठीक है, इसका मतलब आपकी क्रिएटिविटी है। मुझे लगा कि कोई और नया मतलब ऐसा कुछ प्लान तो नहीं आ गया आपका कि पहले थोड़ा मैं ना जी बिजनेस पे ट्राई करूं, 2-4-5 डायलॉग मार के देखूं, फिर अनिल जी को दर्शकों को पसंद आए तो फिर मैं लिखना शुरू कर दूं, फिर मैं एक बड़ा राइटर, डायलॉग राइटर या ऐसा कुछ बन जाऊंगा बॉलीवुड में,
फिर सब मेरे पास आएंगे। ऐसा अगर ऐसा प्लान है तो बता दीजिएगा, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। तो फिलहाल आपके लिए अपार खरीदने की राय है सुमित जी की तरफ से। सुमित जी का इरादा है 635 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने का, 690 और 710 के टारगेट के लिए करनी है यहां पर तेजी। आइए आखिरी मिनटों का एक्शन। थोड़ी सी कमजोरी है बाजार में, इसमें कोई डाउट नहीं, आधा % के आसपास का नुकसान। बहुत कम ऐसा होता है, सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी तीनों बराबर गिरे, न कम न ज्यादा। 80 अंक नीचे निफ्टी है, आधा % नीचे। बैंक निफ्टी 142 अंक नीचे, ये भी आधा % नीचे। 273 अंक नीचे सेंसेक्स है, ये भी आधा % नीचे। तो तीनों इंडेक्स में आधा % का नुकसान है। 15,700 के लो से निफ्टी 50 अंक ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 80-90 अंक ऊपर बंद होता दिख रहा है निचले लेवल से। और सेंसेक्स भी आप देख सकते हैं 52,433 का लो बनाने के बाद लगभग वहां से 150 पॉइंट ऊपर बंद होने के संकेत दे रहा है। आज की कमजोरी के पीछे सबसे ज्यादा क्रेडिट फार्मा शेयर की। डॉक्टर रेड्डीज 10.5% नीचे। पिछली बार याद नहीं आता कब डॉक्टर रेड्डी इतना तेजी से गिरा था, लेकिन इसके साथ साथ लुढ़के हैं सिप्ला, डिवीज, सन, ये सारे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी के फार्मा शेयर ये कमजोर हुए हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक 3% लुढ़का है, ये कमजोर हुए हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक 3% लुढ़का है नतीजों के बाद, और 3% का ही नुकसान अदानी पोर्ट में भी आपको दिखेगा। घंटी की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई, मधुर इसलिए कि फाइनली अब गिरना हम बंद करेंगे। हिंडाल्को वागले साहब की पसंद का शेयर 4% से ज्यादा मजबूत टॉप गेनर आज के सेशन में। एसबीआई लाइफ 3% मजबूत, टाटा स्टील 3%। और पहले ही टिक के बाद ये एक सुबह ही वो कहते हैं कि पूत के पैर पालने में दिख गए, तो हम बात कर ही रहे थे कि आज मेटल शेयरों पर नजर रखिए, तैयारी है इनमें एक्शन की। तो कमजोर बाजार में भी मेटल्स मजबूती के साथ बंद हुए। जय ठक्कर का कैश का ऑप्शन कमाल करता हुआ। मनापुरम 209 रुपए इन द मनी ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, 195 का गजब का एक्शन इस स्टॉक में आया है। फाइजर कमजोरी को नजरअंदाज करता पूरा फार्मा सेक्टर नीचे, लेकिन फाइजर अकेला 7% मजबूती के साथ बंद हुआ। नैल्को, हिंडाल्को, जेएसपीएल ये सारे मजबूती के साथ बंद हुए, लेकिन इनमें मेटल में एक ही स्टॉक है जो सबसे कमजोर बंद हुआ है, वो है वेदांता। वेदांता जरूर मैंने देखा था लास्ट 2.5-3% नीचे बंद होता हुआ नजर आया है। तो ये है आज का। और गिरने वालों में एक और स्टॉक सबसे ज्यादा जिसके रिजल्ट्स कल आए थे, एलेम्बिक फार्मा, यहाँ 11% का बड़ा कट आता हुआ दिखा। आज रिजल्ट आए रैमको सीमेंट के खराब नतीजे के बाद 6% ये लुढ़का है। एकमात्र सीमेंट कंपनी अब तक जिसने खराब रिजल्ट दिए। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ को रेस्पॉन्स तो ठीक मिल रहा है, पहले दिन 2 गुना से ज़्यादा बढ़ तो गया, लेकिन यहाँ पर 5.5% की मार पड़ती हुई दिख रही है इस वक्त। तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन अब तक का। तो दीप ये है प्रोविजनल क्लोजिंग के बेसिस पर आज का एक्शन। जी बिल्कुल सर। और कैश स्टॉक्स में भी आपने अब बढ़िया मूव आती हुई दिखे हैं। कुछ काउंटर्स में ब्रॉडर मार्केट में एक्शन भरपूर था सर, दोनों तरफ के मूव्स आते हुए दिखे हैं। कॉफी स्टॉक्स, टाटा कॉफी, सीसीएल प्रोडक्ट्स, एमएमटीसी, यहाँ पर अच्छी मूव। एपीएल अपोलो, एंड में जिंदल 100 में एक स्पाइक आया नतीजों के बाद। केपीआर मिल्स, वेल्सपन इंडिया दोनों टेक्सटाइल स्टॉक्स एक्शन में रहे। ट्राइडेंट पर भी आपने 5% की मूव देखी है। और साथ ही आइनॉक्स लेजर ये अच्छे एक्शन में रहा। पीवीआर के नतीजे 2 दिन बाद आने वाले हैं, इस पर रखेंगे नजर। बालाजी एमाइंस ये एक और काउंटर तेजी में था। और वर्धमान टेक्सटाइल्स यहां पर भी आपने अच्छी मूव आती हुई दिखी है। तो अनिल जी ओवरऑल जो आप लेवल्स की बात कर रहे थे वो थोड़ा बाजार ने रिस्पेक्ट किए हैं। 15,750 के करीब प्रोविजन क्लोजिंग आ रही है और 34,800 के करीब निफ्टी बैंक की प्रोविजन क्लोजिंग आ रही है। तो एंड में उतना खराब नहीं था जितना एक पॉइंट पर लग रहा था, स्पेशली जब फार्मा शेयर्स फिसले थे सर। ओके, ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले बाजार के शाम का एक्शन में आपके सामने रख दूं। 6:30 बजे का शो मनी गुरु का। इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव में निवेशकों के 2 इमोशन सामने निकल कर आते हैं, एक तो डर और दूसरा लालच। जब बढ़े तब लालच, घटे तो डर। जाहिर सी बात है कि आना स्वाभाविक भी आता है, सबके आता है, हमारे भी आता है, आपके भी आता है, सबके आता है। डर तो ये है कि कहीं पैसे डूब न जाए, लालच है कि जल्दी जल्दी बना लें। अब इन्हीं दोनों पर जिसने काबू पा लिया, कंट्रोल कर लिया, बस फिर तो क्या चाहिए, वाह। और इससे दिल से तो आप कर नहीं सकते, हो तो पता नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला है। और फॉर्मूला ये है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। जी हाँ, ये है ना, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें आराम से बाजार के मूड के साथ आपके पैसे इक्विटी से डेट से इक्विटी में आते जाते ऑटोमेटिकली बैलेंस होते रहते हैं। इससे इसका मतलब है कि न तो आपको मतलब जब तेजी होगी तो आपका इक्विटी में एक्सपोजर कम होता जाएगा, मंदी होगी तो आपका डेट में एक्सपोजर बढ़ता जाएगा। तो वो पूरा आपके लिए एकदम बैलेंस कर देता है। तो कैसे डायनेमिक एसेट फंड ये काम करते हैं,
डायनेमिक एसेट एलोकेशन क्या है, ये फंड कैसे काम करते हैं, इस पर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। शाम को 6:30 बजे का ये विशेष शो जरूर देखिएगा मनी गुरु में, रिस्क मैनेजमेंट का डायनामिक फॉर्मूला आपके लिए। आपकी खबर आपका फायदा रात 8 बजे आपके लिए विशेष शो है, और ये शो है माफ कीजिएगा, ये तो शाम 5 बजे का है। आपकी खबर आपका फायदा। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट की खबरें आपने कई बार सुनी पड़ी होंगी, और कई बार आपने ऐसे कुछ खाया भी होगा जिसमें मिलावट हो। लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें ये दिख रहा है कि मुरझाई हुई और बासी सब्जी को केमिकल में डुबोते ही सब्जी एकदम तरोताजा, चमकदार, शानदार, हरी भरी, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, फ्रेश दिखने लगती है। मैं आप लोगों से पूछूंगा, एक बार मैं आता हूँ आपके पास, आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो देखा है क्या? देखा है तो बताइएगा। तो बताया जाता कि ये हरे भरे और फ्रेश दिखने वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो इनमें है ना, केमिकल्स बहुत हैं, और ये केमिकल्स मतलब मिलावट वाले हैं, जाहिर सी बात है हेल्थ खराब करते हैं। तो इनको कैसे पहचानें, कैसे बचें, इसी पर हमारी विशेष चर्चा है। बाय द वे, किसी ने वीडियो देखा है क्या? वो बंसल जी, आपको तो कम से कम देखना ही चाहिए, आपने नहीं देखा तो बिल्कुल गलत बात है फिर। नहीं अनिल जी, मैंने बिल्कुल नहीं देखा है, और ये भी मुझे अभी पता चला है कि मुझको ये वीडियो देखना चाहिए। हाँ नहीं, वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। जय ने देखा है, विश्वेश ने देखा है। एक मिनट, बंसल जी ने क्या कहा? एक मिनट बंसल जी, मैं आपका दूसरा सेंटेंस मिस कर गया, क्या कहा? ये अनिल जी, मुझको अभी पता चला है कि ये वीडियो मुझको देखना चाहिए, तो मैं अब देख लूंगा। अच्छा, ओके, चलिए। हाँ जी, विश्वेश जी कुछ कह रहे हैं, विश्वेश जी बताइए। विश्वेश जी आवाज नहीं पहुंच रही लगता। चलिए, जय आपने देखा है ना वीडियो? अनिल जी, ये जो सब्जियां होती है उसको आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। फल भी होते हैं ऐसे अनिल जी, वो अगर आप हाथ में पकड़ते हैं तो आपको वो थोड़ा वो केमिकल जैसा आपको वो हाथ में आता भी है, और वो व्हाइट कलर का उसके ऊपर आपको पाउडर जैसा थोड़ा वो दिखेगा भी, मगर वो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। सो आप ये जब खरीदते हो फल सब्जी वगैरह, अनिल जी मुझे भी अनुभव था नहीं, बाद में ये लॉकडाउन के कारण सब समझ में आ गया। तो ये आइडिया आ जाता है, ये केमिकल कुछ लगा हुआ रहता है व्हाइट कलर का उसके ऊपर, तो इसलिए उसको बहुत ही समझ कर हमको खरीदना चाहिए। अगर ऐसी कोई सब्जी या फल मिले तो उसको ना खरीदना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बंसल जी, सीखिए जय से। आप लॉकडाउन में इन्होंने सारा ये जो घर पे काम किया, इससे इनको समझ में आया। खुद बोला भी कि देखिए लॉकडाउन में सब समझ में आ गया मुझे घर पे। आप भी थोड़ा बहुत इनकी तरह घर का काम किया कीजिए, आपको भी सब कुछ समझ में आएगा। फिर वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना वीडियो देखे भी आप सब समझ जाएंगे। तो जय से थोड़ा ट्रेनिंग लीजिए। एक बार आइए मुंबई में, 2-4 दिन जय के घर पे रुकिए और देखिए वो कैसे करते हैं, कैसे कर लेते हैं, और उसी तरह से फिर आपको भी करना है। आइए, तब तक आप आज शाम वाला शो देखिए। जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी, मैं ये कह रहा हूँ, जय अभी पीछे है अनिल जी बंसल जी से। जय तो सिर्फ अनिल जी अभी तक खरीदारी तक पहुंचे हैं, आगे का प्रोसेस भी अनिल जी बंसल जी संभालते हैं, तो बंसल जी से पीछे है अनिल जी अब तो। हम 100% आपकी बात से सहमत है। देखिए बंसल जी के बारे में आप जो कुछ भी ओपिनियन रखेंगे उसे कोई ना बोल नहीं सकता। आप कह रहे हैं तो 100% वेरीफाइड ओपिनियन है, वेल रिसर्च, वेरीफाइड, साइन सील डिलीवर्ड वाली है। बिल्कुल जो कुणाल जी ने कहा वो सही माना जाए। लेकिन तब तक, जब तक कि आप ये ट्रेनिंग लें, तब तक एक शो देखें आज शाम 5 बजे का, और इसका टाइटल है ताजी ताजी केमिकल भाजी। जी हाँ, मुंबई में सब्जी को भाजी कहा जाता है, तो ताजी ताजी केमिकल भाजी। मुंबई के एफडीए के असिस्टेंट कमिश्नर शशिकांत केकरे साहब होंगे हमारे साथ। सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड फूड सेफ्टी के वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप चक्रवर्ती साहब होंगे। इन दोनों से हम करेंगे इस पर बातचीत। इंडिया 360 डिग्री में आज हम बात करेंगे असम मिजोरम के बीच कल हुई झड़प से उठा हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्यों सीमा पर यह जंग छिड़ी है? ये पुराना, सालों पुराना विवाद जो है फिर से क्यों उठा है, इस पर हम करेंगे पड़ताल। असम मिजोरम क्यों छिड़ी जंग? फाइजर और कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर द लैसेंट में एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों से बनी एंटीबॉडी 2 से 3 महीनों में ही खत्म हो जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या इसकी भरपाई करने के लिए हर साल वैक्सीन लगवानी पड़ेगी या फिर बूस्टर डोज की जरूरत है? और आम आदमी को क्या इससे चिंतित होने की जरूरत है? इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। वैक्सीन का असर
3 महीने भर क्वेश्चन मार्क। ये है आज रात की दूसरी कवर स्टोरी। तो ये है आपके लिए शाम के विशेष शो, मिस मत कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और फाइनल आपको क्लोजिंग में बता दूं, 78 अंकों के नुकसान के साथ 15,746 पर बंद हुआ है निफ्टी। 152 अंकों के नुकसान के साथ 34,800 के नजदीक बंद हुआ है बैंक निफ्टी। 273 अंकों के नुकसान के साथ 52,578 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। ये है आज की क्लोजिंग। आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कल सुबह आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। जैन साहब, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, विश्वेश जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। और कल के ओपनिंग शो में भी आपका इसी तरह से फिर से स्वागत है। सुबह जुड़िएगा जरूर हमारे साथ। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।